हाँ जी, एम आई ऑडिबल? आवाज वगैरह सब आ रही है? ठीक है। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम नवदीप कौर और आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट पार्ट एंड ऑफ कोर्स हमारे नए कोर्स का फर्स्ट क्लास। ठीक है। सो एक जस्ट इंट्रो दे दो कि अगर आप नव क्लासेस पे कोर्स पे सबसे पहले आते हैं, ठीक है, तो कहाँ पे क्या मिलेगा? ये जो होम पेज है या स्टोर पेज है, ठीक है, लैपटॉप से अगर आप फोन से देख रहे हो तो एक होम पेज अलग है, स्टोर पेज अलग है। ठीक है, अगर आपने कोर्स परचेज किया हुआ है तो यहाँ पर परचेज कोर्स सामने ही दिख जाता है। ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए इसमें कंटेंट वाले टैब पे जाएंगे तो ये सारे फोल्डर्स दिए होते हैं, तो जो भी क्लास देखनी है उस फोल्डर देखो पीवाई, ये जस्ट आपके पेपर 2 सब्जेक्ट के लिए पीवाई क्यूज है। स्टैटिस्टिक्स की क्लास अलग होगी पेपर 1 में, और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो कोर्सेज है उनमें आपके कॉमर्स मैनेजमेंट का जो वीडियो वाला फोल्डर है उसके अंदर हो रही होगी। अच्छा, सारे के सारे कंसेप्ट की पीडीएफ यहाँ पर। टेस्ट सीरीज आप अपने एंड पे भी डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा टेस्ट देना है, पेपर 1 का, पेपर 2 का। यहाँ पे जाओ और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यूनिट वाइज भी है और जो जो ईयर आप देना चाहते हो वो भी है, फुल लेंथ भी है और एक्सपेक्टेड भी है, फुल लेंथ करके लिखा हुआ है। सेट एग्जाम के भी कुछ है मेरे पास। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज आपकी हो जाती है। हाँ जी। ठीक है, सो इस तरीके से आप इस फ़ोल्डर को अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिएगा। रात को 9 बजे वाली क्लास यहाँ दिखती है। वीडियो लिखा हुआ है सामने-सामने सब कुछ, वीडियो वीडियो में मिलती है। अब ये जो 3 टैब है, इसके साथ एक टैब और ओपन हो जाता है अगर आपने कोर्स ले लिया है तो, जिसमें अनाउंसमेंट या फिर नोटिस बोर्ड लिखा होगा। कोई ऐसा डाउट है कि आप लाइव नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, तब पूछना है तो वहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक है, वहाँ पे अपना डाउट पूछ लेते हो। अपकमिंग क्लास के अंदर फिर मैं वो क्लियर कर देती हूँ। ठीक है? अम या किसी और टाइम पे क्लास देख रहे हो, आपको कोई डाउट आ रहा है या कुछ है, तो आप इधर पूछ सकते हो डाउट क्लियरिंग फॉर्म में। जनरल डाउट भी हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टडी करेंगे। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आर यू एक्साइटेड? ठीक है, सो गाइस दिस इज द सिलेबस। ठीक है, कि टीचिंग एप्टीट्यूड, कंसेप्ट, लेवल, कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड इवेल्युएशन सिस्टम। लेकिन अगर हम सिर्फ वर्ड टू वर्ड सिलेबस से जाते हैं किसी भी यूनिट का, तो इतना वर्थ ही नहीं है, राइट? हमें सिलेबस प्लस जो भी टॉपिक आपके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज क्लास में मतलब एग्जाम्स में आए हुए हैं उनके बेसिस पे भी अपने को स्टडी करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक बहुत ही शॉर्ट आउटलाइन होती है, इसके अंदर काफी कुछ होता है। ठीक है जी, चलो सो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग क्या होती है? बी इंटरेक्टिव, और मजा आएगा। आप चैट में भी एक्टिव रहेंगे तो सबको ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और अच्छा, सुबह सुबह हमारी 6 बजे क्लास हो रही है और कौन मतलब बिल्कुल एक्टिव है या बेड पे पड़े हुए ऐसे ऐसे क्लास ले रहे हैं, आँख खुली कि नहीं, कैसा वाला हाल है? देखो, अगर मैं आपके सामने बिल्कुल रेडी होकर आई हूँ तो अपने आप ही हमारा जो दिमाग है वो अच्छा काम करने लगेगा। ठीक है, पूरा दिन और अच्छा जाएगा, देखना। सो गाइस, टीचिंग है क्या? टीचिंग में सारी की सारी वो एक्टिविटीज है जो कि किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करता है ना। हम लोग प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन, दूसरों को समझाते हैं, सिखाते हैं जो भी मुझे सिखाना है। तो जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो होता है टीचर। वेरी गुड कुसुम शंपा। टीचर डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज कर सकता है बेस्ट नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। uh, जो भी आपका लिए बेस्ट हो सकता है। लाइक मुझे अगर लगेगा कि आपके साथ इंटरेक्ट करके बढ़िया क्लास चल रही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मुझे लगा कि स्टूडेंट्स ने कोई और ही बातें टॉपिक शुरू कर दिए हैं चैट में, तो मुझे कहीं डांटना पड़ जाएगा इनको, तो हम उसके हिसाब से भी चलते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये मेरा टीचिंग स्टाइल है तो मैं बुत बन के वही सिर्फ फॉलो करती रहूंगी। ठीक है, तो हमें वेरिएशंस करना होता है। ठीक है, एज पर द सिचुएशन। हमारा मेन मकसद तो यही है ना, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। ड्यूटी है कि स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाए कि वो सब्जेक्ट को पढ़े।
टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन टीचर एंड स्टूडेंट्स की, ये दोनों के फायदे की बात हो रही है, ठीक है। सो हर एक पर्सन का अपना अपना एक म्यूचुअल बेनिफिट क्या है, मेरा क्या फायदा है। अगर हम टीचर बने हैं ना, तो फिर हमारा काम ही यही है सोशल बेनिफिट। तो यानी कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ऑल स्टूडेंट्स को मैं बेस्ट नॉलेज दे पाऊँ। और स्टूडेंट क्या चाहता है, ये तो टीचर की बात हो गई, टीचर। और व्हाट अबाउट स्टूडेंट, आप क्या चाहते हो? कुछ तो सोच के कोर्स लिया होगा ना। आप चाहते हो पर्सनल गोल्स को पूरा करना, कि आई वांट नेट जेआरएफ जो भी चाहिए आपको, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 व्हाटएवर। तो भाई स्टूडेंट का पर्सनल गोल है और टीचर का सोशल गोल है, कि हम चाहते हैं सबके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे सारे स्टूडेंट्स आगे निकले, राइट। सो बहुत सारे ग्रेट टीचर जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स को समझ लेते हैं और उसको इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो स्टैंड कर सके अपने खुद के पैरों पे। ये टीचिंग का पहला वो है गोल, ऑब्जेक्टिव, कि मैं क्या चाहती हूँ, सोशल एक्ट, सभी स्टूडेंट्स आगे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फुट। आप अपने पैरों पे खड़े हो सके, कहीं पे भी जाए, कुछ भी करे, आप उस चीज को यूटिलाइज कर सके, ज्ञान को यूटिलाइज कर सके, आपके अंदर विजडम आए, बुद्धि आए, विजडम बुद्धि ज्ञान, ठीक है, ऐसा। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कहाँ स्टैंड करना है, सोसाइटी में। कैसे? आप जॉब करोगे, पढ़ाओगे, पढ़ रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, या अपना बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो एक सोसाइटी में तो करोगे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एरिया में, सोसाइटी में, जैसे अगर आप इंडिया में हो या किसी फॉरेन कंट्री में चले गए, ठीक है, तो आपको कहाँ जीना है, किसको फेस करना है, सोसाइटी को फेस करना है ना। सो दैट इज वाई हमारा जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, अरुण, ताइबा? करिकुलम अकॉर्डिंग टू सोसाइटी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, समझे? वेरी गुड कुसुम। तो अपना अकेले का अपना अलग करिकुलम बना के कुछ नहीं मिलेगा, कि सोसाइटी में क्या चलता है। ये ना पहली बात बता रही हूँ मैं, मतलब फर्स्ट स्लाइड में, और इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, फिर भी बच्चे सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आ गई सोसाइटी बीच में। अबे तो समाज में ही तो जी रहे हैं हम स्पेसिफिकली, इसी में बड़े होंगे, इसी में इंट्रैक्शन करनी है, इसी में काम करना है। सो टीचिंग में यहाँ पे 3 मेन एस्पेक्ट्स है। एक हो गया टीचर, दूसरा हो गया स्टूडेंट, एंड तीसरा हो गया एजुकेशन कंटेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम कंटेंट बोल सकते हैं, एजुकेशन बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हैं। कोई भी टर्म ना समझ आए पूछा करो, ठीक है, क्योंकि ना एक एक वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब मुद्दा, किससे रिलेटेड, किसी संदर्भ में, ठीक है। एजुकेशन मतलब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, कंटेंट मतलब जो एक्चुअली अभी मैं पढ़ा रही हूँ। है तीनों चीजें अलग, लेकिन हाँ एग्जाम में इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो टीचिंग हैज 3 पिलर्स, इसको ट्राइएडिक भी बोलते हैं। और ऐसे करके कोई भी सिमिलर वर्ड्स आ जाए पेपर में तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। ऐसा नहीं कि मैं तो ये वाला वर्ड पढ़ा था, दूसरा कहाँ से आ गया, ठीक है। ट्राइडिक हो गया, ट्राई मतलब 3, ट्राइंगुलर भी कह सकता था वो इसको, 3 पिलर भी कह सकता है, ठीक है, 3 पिलर्स भी कह सकता है। तो ऐसा ओपन रहना चाहिए। टीचर स्टूडेंट एजुकेशन, तो ये तो हो गया टीचिंग के 3 एस्पेक्ट्स। ऐसे ही हमारे पास एक और पर्सन है जिनका नाम है जॉन डुई। जॉन डुई बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, फिलोसोफर, ठीक है। बट इनकी जो स्टडी है वो सोसाइटी पे है, सोशल, ठीक है, इनका काम सोशल पे है। और ये एजुकेशन को डिफाइन कर रहे हैं, किसको, एजुकेशन को, पढ़ाई लिखाई को। और वो एजुकेशन को ये कहते हैं कि एजुकेशन के 3 एस्पेक्ट्स हैं। ये अलग बात हो गई, एडुकेटर मैं जैसे टीचर, एडुकेट यानी कि आप स्टूडेंट, और तीसरा होना क्या चाहिए इनके हिसाब से, सोशल इन्वायरमेंट। फिर से सोसाइटी सोशल इन्वायरमेंट आ गया, बिकॉज हम सब सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं और इसी में हमें आगे बढ़ना है, राइट।
बात समझ आ गई? इनका कहना है कि स्टूडेंट्स को बांध के मत रखो एक क्लास में, उसको बाहर जाने दो, ठीक है जी, तभी वो रियलिटी सीखेगा, उनका ये कहना है। तो एजुकेशन इज इक्वल्स टू टीचर, स्टूडेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट, इनका ये कहना है। अच्छा, टीचिंग की अध्यापन है ना, एजुकेशन मतलब शिक्षा। हर एक स्लाइड ना मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी हुई है, तो डोंट वरी, अगर एक पेज पे यहाँ पे आपको इंग्लिश दिख रही है तो इसके आगे सॉरी इंग्लिश दिख रही है, हिंदी है। और जो मैं पढ़ा रही हूँ वैसे भी मैं, अगर कोई टर्म में किसी में दिक्कत है तो पूछ लेना साथ साथ, ठीक है। और वैसे भी मैं जो पढ़ा रही हूँ, आपको ये नहीं होता कि एक वर्ड टू वर्ड उसके बाद जाके एक एक लाइन पढ़नी है, उसका मीनिंग निकालना है। ये सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक एक लाइन तो तब पढ़ो ना जब कोई पता ही यही वाली लैंग्वेज सेम उठ कर आएगी, ना आपने रट्टा मारना ना एंटी रट्टा मारे वो होगा, है ना। तो वह लैंग्वेज वगैरह ये सब चेंज कर सकता है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग करना होता है, समझना होता है। आप मुझे सुनो, समझो, कई बार इस स्लाइड में जो लिखा है उससे काफी कुछ ज्यादा मैं बता रही होती हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन बीच बीच में करके देखते हैं। टीचर शुड प्रमोट, टीचर को क्या प्रमोट करना चाहिए बच्चों के बीच में? एंग्जाइटी, हरासिंग, एनकरेजिंग या पनिशमेंट? मुझे पता है अभी पहली क्लास है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब बोलना, मैं चैट पोल चलाती हूँ। ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई एग्जाम्पल सा दे दिया है, अब वो पूछ रहा है उसके बेसिस पे। परनीत, प्रीति, प्रियंका, वेरी नाइस टू एवरीवन। तो ऑफ कोर्स एंग्जाइटी होना नेगेटिव पॉइंट है, हैरास करना, पनिश करना, ठीक है, कुछ तो इसे ही निकल गए। एनकरेज करना, इंटरेक्ट करें कम्युनिकेशन में। टीचर, पेरेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि इंटेलिजेंस डेवलप हो अमंग द स्टूडेंट। ये आपके इंटेलिजेंस को डेवलप क्यों करना चाहते हैं? हाँ जी, अभी दे देते हैं पोल। ओके नाइस, ठीक है, तब तक साथ में समझा भी देते हैं आपको कि गाइज एकेडमिक अचीवमेंट एंड सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी, फिर दोनों चीजें आई कि नहीं? डुअल एस्पेक्ट, पढ़ाई तो करा ही रहे हैं, एग्जाम का रिजल्ट तो आ ही जाए, साथ में सोसाइटी में भी एक रिस्पेक्टफुल मिलेगा। लेस रिस्क टेकिंग, यहाँ पे कोई रिस्क से बचाव हो रहा है क्या? है क्या ये मेन मकसद हो सकता है? या डिपेंडेंट हो जाए या सिर्फ आज्ञाकारी बन जाए बस? उसके लिए तो वैसे घर पे सिखा दो उसको कि कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, क्या करना है, ठीक है। तो बेस्ट आउट ऑफ ऑल चूज करते हैं। मैम क्यों बाद में क्वेश्चन डिफिकल्ट हार्ड होने वाले हैं क्या? हाँ, आप क्लास कर रहे हो, साथ साथ बीच में जो भी हमारे रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। रात को 9 PM वाली क्लास भी करोगे तो फिर एक्चुअल प्री क्यूज वगैरह हम करेंगे, ठीक है। अब ये तो इजी क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर। टीचर, टीचिंग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है? टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। मैं आपको क्या दे रही हूँ? मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, गाइडेंस एंड ट्रेनिंग दे रही हूँ, ठीक है। देखो, क्या ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस है? ट्रेनिंग एक्चुअली टीचर सेंटर होता है, इसमें स्टूडेंट इतना एनकरेज नहीं होता, मतलब कि आप अपने हिसाब से कुछ कर पाओ। जैसे कि आप कोई डेमो लेते हो, ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीदी आपने, उसको चलाना सीखा, अब तो खैर ये बेसिक चीज हो गई है, अब तो पता नहीं क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, बट स्टिल हाँ, एक कंपनी है उसमें एक नई मशीन आई है, उस पर कैसे ऑपरेट करना है
तो जैसे जैसे सिखाया गया कहीं ना कहीं वैसे वैसे सेम पर्सन सीखता है, ठीक है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाता, तो वहां पर ये टीचर सेंटर ज्यादा हो गया। गाइडेंस में क्या होता है कि हम लोग आपको गाइड करें, अभी मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, राइट, तो इसके अंदर आपके स्पेसिफिक हो सकता है ये। जी एक सेकेंड देखो, गरिमा कोई क्वेरी है? ठीक है, कोई नहीं। कोई, जैसे अभी गाइडेंस की बात हुई, इसमें हम, गरिमा ने वो किया रेज द हैंड, है ना, और मैंने उससे पूछा कोई क्वेरी है, आप मेरे को चैट में क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बातें कर रहे हो, अभी दास ने कोई चैट किया, तो आपके साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, है ना, तो ये एक इंटरेक्शन है, पर्सनलाइज गाइडेंस हो गई। अच्छा, टीचिंग एक आर्ट है, आर्ट का मीनिंग होता है कला, कला का मतलब क्या होता है कि जिसको चेंज किया जा सकता है, जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसको ढाला जा सकता है, अडेप्ट, ठीक है, ढाल लिया, अडेप्ट कर लिया। सो दिस इज हाउ आर्ट वर्क। अब किसी को घड़ा बनाना आता है, मतलब अपोट, तो उसकी मर्जी वो किस शेप का बना रहा है, वो सिंपल सा रेगुलर घड़ा बना रहा है या वो अच्छा खासा बड़ा सा घड़ा बना रहा है, राइट, तो ये ढल जाता है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, आर्ट में मैंने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, यहाँ पर क्या आ गई, फ्लेक्सिबल। वहीं पे अगर हम साइंस पे चले जाएंगे तो यहाँ रिजिडिटी आ जाएगी। क्या क्लास में हमारे रिजिडिटी पे होनी चाहिए? रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, ठोस, मतलब चेंज नहीं हो सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं होने चाहिए, कुछ बताओ। तो यहाँ पर फैक्ट, तथ्यों के बेसिस पे क्या ऐसे चीज एक दूसरे को प्रभाव कर रही है, इस बेसिस पे ये एक साइंस है। साइंस में क्या होता है ना कि आपको पता है कि अगर आपने इतना केमिकल डाला तो उससे यही वाला रिएक्शन होगा, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें डिफाइंड होती है। नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, तौर तरीके होते हैं, कि ये ना हो कि हम लोग बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे एक दूसरे के साथ घुलने मुलने शुरू कर दें। इम्पोर्टेंट है हमारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, पर्सनल गाइडेंस देना, बट ओवर पर्सनल भी नहीं होना और बिल्कुल ही ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना, दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ सकता है हमें, ठीक है, एक तो रूल हो गया। और और भाई हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड में खुद में थ्योरेटिकल टॉपिक होने के बाद इतने सारे फैक्ट है, वही लिखा हुआ है उसने साथ में, फैक्ट जो मैं चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, पढ़ाने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन पढ़ाई नहीं, मतलब कि सब्जेक्ट टॉपिक जो मेन मेन चीजें हैं वो चीजें तो मैं कहूंगी नहीं, ईयर कोई थ्योरी आई 1943 में, उसको मैं कुछ और थोड़ी ना कर दूंगी, राइट। साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज, हाँ, जो एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक तरीके से चल रही होती है, ठीक है। सो रूल्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं विच वी कैन नॉट चेंज, बट हम मॉडिफाई कर सकते हैं हाउ वी आर डिलीवरिंग द लेसन। तो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, आप फुल कॉन्फिडेंस से इफेक्टिवली टीच करते हो, स्टूडेंट कैन, टीचर कैन टीच इफेक्टिवली अगर उसके पास खुद के पास कॉन्फिडेंस हो, राइट। अब मुझे अगर आप कहोगे कि बिना स्लाइड के, बिना किसी चीज के मैं ऐसे भी आपको पढ़ा दूं, तो बिल्कुल पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा सब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो हमें ज्ञान इस हिसाब से लेना है कि आगे जाके पढ़ाना है, क्योंकि आप तो इसी प्रोफेशन में आए हो ना, ये ना हो कि बेइज्जती हो जाए स्टूडेंट्स के सामने जाके। तो ये एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, लगातार चलती रहती है। काइजन बोलते हैं इसको इवेंट। काइजन का मतलब है कि कुछ हमने मेहनत करी है, काम किया है, बढ़िया होने लग गया है, फिर उसके बाद फिर से इम्प्रूवमेंट करना है और बेटरमेंट की तरफ जाना है, ठीक है, और इम्प्रूव 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 करना है। इसको ही काइजन के स्टेप्स बोलते हैं। तो इसके अंदर ना, इसका स्टेप्स है, पढ़ ले सीए, ऐसे ऐसे काफी ट्रिक्स आपको मिलने वाली है साथ साथ। और ज्यादातर ट्रिक मेरी बड़ी छोटी सी होती है कि भाई कुछ लंबे लंबे सेंटेंसेस याद करे बंदा, वही भूल जाए, ट्रिक ही भूल जाए एंड में जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पीडीसीए, प्लान मतलब प्लानिंग करो, डू उस काम को करो, चेक कि सब सही है कि नहीं, और फिर उसके बेसिस पे एक्ट करो। फिर नेक्स्ट दोबारा से कुछ नया आएगा, उसमें फिर से प्लान, डू, एक्ट, चेक एंड एक्ट, ठीक है जी। तो ऐसे याद किया मैंने, पीडी मतलब पढ़ ले सीए, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ऐसा। तो जैसे जैसे हम टाइम पे आगे बढ़ते रहते हैं, हमें इम्प्रूवमेंट की ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप आज फर्स्ट क्लास में हो, कल आपको और इम्प्रूवमेंट मिलेगी, परसों आपको और इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ऐसे करके आगे आगे बढ़ोगे या करोगे भी इम्प्रूवमेंट। सो
टीचिंग एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर, हम यही एनकरेज करते हैं कि आप और सीखो, देयर इज नो लिमिट, ठीक है, सबका दिमाग सेम है, तो इसका मतलब कि सभी कर सकते हैं, ब्रेन लेवल पे तो सेम ही है। सो गाइज टीचिंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। तो गाइज यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस कर ही लेते हैं। फॉर्मल क्या हो गया, फॉर्मल हो जाएगा कि जैसे रेगुलर क्लासेस होती है, ठीक है, सो ऑफिशियली जो आपको समझाया जा रहा है सिखाया जा रहा है, जिसमें अटेंडेंस का भी चक्कर होता है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में देखते हो ना कि 75% प्लस अटेंडेंस है, तो एक एग्जांपल है, मैं वैसे बता रही हूँ। एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर अटेंडेंस भी होती है, तो जो रेगुलर पढ़ाई होती है रेगुलर वाली उसको फॉर्मल बोलते हैं। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल क्या होता है, वहां पर जैसे कि आप इंडिया में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे, तो कभी कभी पढ़ने जा रहे हो या कभी कभी एग्जाम देने जा रहे हो, तो वो चीजें, ओ ये नॉन फॉर्मल लिखना था मुझे, इतनी जल्दी इनफॉर्मल में क्यों आ गए, उन सबको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल। ये बीच का है एक तरीके से, ताकि जो ड्रॉप आउट है वो वापस पढ़ाई कर सके, या आप कोई और वर्क कर रहे हो, कोई हो सकता है उसके साथ साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सको, तो इसके लिए ये सब आपको दिया गया है ऑप्शंस। फिर आपका आता है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल क्या है, एनी वन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, कहीं पे से भी पढ़ाई करो, वो इनफॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल बिल्कुल, हाँ जी ये नॉन फॉर्मल था बिल्कुल। सो गाइस देखो, अब नॉन फॉर्मल में स्ट्रक्चर हो भी सकता है नहीं भी, जैसे क्योंकि रोज रोज जाना जरूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर हो सकता है कैसे, एग्जाम तो होगा ना, आपने देखा होगा ना एग्जाम तो होता है, ठीक है, तो एक सिलेबस तो डिफाइन है ना इस हिसाब से, तो ये दोनों का मिक्स है। और फॉर्मल में स्ट्रक्चर्ड है, थोड़ी सी अटेंडेंस की रिजिडिटी है, ठीक है, और काफी चीजें आ जाती हैं आपकी इसके अंदर। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के लिए इग्नू, और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए स्कूल कॉलेजेस रेगुलर यूनिवर्सिटीज, ये यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी ही है इग्नू अपने आप में, लेकिन वैसे बता रही हूँ। तो आई होप कि ये डाउट क्लियर हो गया। सो कम्युनिकेशन करना है टीचिंग का मतलब अपने स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन लर्निंग किस में आएगा, अरुण ऑनलाइन लर्निंग नॉन फॉर्मल में आएगा, दिस कम्स इन नॉन फॉर्मल, ठीक है, हाँ जी। सो नॉन फॉर्मल की वैल्यूएशन भी सेम होती है, बिल्कुल होती है। आपका जैसे कि आपने ऑनलाइन लर्निंग करी है या फिर डिस्टेंस लर्निंग करी है, कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पढ़े हो, तो आपको मार्कशीट डिग्री वगैरह तो मिलती है ना, विच वी कैन प्रेजेंट, तो वो सारी चीजें आपकी नॉन फॉर्मल में आएंगी। मुझे लग रहा है आप ये पूछ रहे हो कोचिंग वगैरह किस में आएगी, तो वो आपका इनफॉर्मल है, ठीक है, यस। ये आपका नॉन फॉर्मल है जिसमें ऑफिशियली रोज रोज नहीं जाना पड़ता, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और डिग्री वगैरह ये सब मिलता है, डिग्री मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा या डिप्लोमा मिलेगा, जो भी है, तो कुछ मिल रहा है तो फिर वो आपका नॉन फॉर्मल में आएगा। अब नव क्लासेस पे ये वाली क्लास आपकी इनफॉर्मल है, ठीक है, लेकिन आपकी रिसर्च वाली क्लास में सर्टिफिकेट मिलता है विच यू कैन प्रेजेंट ऑल्सो, ठीक है, तो वो आपका नॉन फॉर्मल होगा। रेगुलर कहीं से भी एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो, सर्टिफिकेट वर्कशॉप्स, वो आपके नॉन फॉर्मल में आ जाते हैं फिर, क्योंकि वो आपका पार्टिसिपेशन के बाद आपके एफर्ट्स के साथ मिल रहा है। सो गाइज टीचिंग में कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को, एक टूल है ये जो स्टूडेंट को एडजस्ट करता है सोसाइटी में। फिर से सोसाइटी आ गई, सोसाइटी कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ तो इनफॉर्मल की बात करो ना, तो उसमें एग्जाम नहीं होता, ठीक है, आपको जज इस क्लास के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, एनटीए वाले एग्जाम के बेसिस पे किया जाएगा जी। सो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये ज्ञान नॉलेज का प्रवाह हो रहा है ना, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ये, जिससे दिमाग सही से काम करना शुरू करता है, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंटेलिजेंस आती है आपको। हम्म, बौद्धिक, बुद्धि आ रही है, बुद्धि। अच्छा फिर आपको क्या लगता है टीचिंग का एम क्या है,
सिर्फ रीजनिंग डेवलप करना, या थिंकिंग, या दोनों, या इंफॉर्मेशन देना? व्हाट इज द गोल ऑफ द टीचिंग? ठीक है, सो टीचिंग का गोल बेसिकली है, ऑफ कोर्स दोनों है, कि रीजनिंग एंड थिंकिंग। क्या कुछ डिफरेंस है इन दोनों में? रीजनिंग मतलब आप अभी जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना अपने दिमाग से, ठीक है, काउंटर कर रहे हो, ये आपकी रीजनिंग है, जिसमें आप सोच विचार कर पा रहे हो, आपकी बुद्धि विकसित हो रही है। लेकिन थिंकिंग मतलब सोच रहे हो। सो रीजनिंग, तर्क, रीजनिंग लॉजिक्स लगाना, और जस्ट थिंकिंग करना इज थिंकिंग। तो दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, इफेक्टिव टीचर कौन है? जो क्लास को कंट्रोल कर सकता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम पे दे सकता है, मोटिवेट कर सकता है, या फिर असाइनमेंट्स चेक कर सकता है। हु इज द इफेक्टिव टीचर? अच्छा, वेरी गुड प्रीति, प्रियंका, सुनीता, रजनी एंड एवरीवन, आइए, वेलकम, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ कुसुम? ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। सो जो मोटिवेट कर सकता है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग टेक्निक विच कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री ब्रॉड टाइप्स। थ्री, एक्चुअली मेन तीन ही है, ये जस्ट कंपाइल कर दिया गया है। ठीक है, इंटरेक्टिव वाला, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, कंटेंट सेंटर एंड इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है जी, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले, बीच में आगे जाने से पहले। क्या टीचर टीच कर सकता है? टीचर हेल्प कर सकता है स्टूडेंट को कि वो इच्छा रखे आगे पढ़ने की। लेक्चर मेथड थिंकिंग डेवलप करता है, और टीचर्स पैदा ही टीचर होते हैं, ऐसा है? ठीक है, अभी मैं बोल दे रही हूँ। वो क्या ना, एक क्वेश्चन की डायरेक्ट बात बहुत जल्दी जल्दी बोल, पिछले वाले में नहीं आया था क्योंकि वो 30 सेकेंड और वेट मांग रहा था। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो गाइस, टीचर तो टीच कर ही सकता है, इसमें आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। कोई पर्सन अगर टीचर बना है, मैं भी चाहे यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन में भी टीचर बनी हूँ, कोई भी पर्सन स्कूल का, कॉलेज का टीचर बना, इंटरव्यू देके बना है, कोई बेसिक क्राइटेरिया होगा उसको फुलफिल करके बना है, राइट? तो इतना पता है कि वो नॉलेजेबल है। बात होती है कि वो कितना, उसका टीचिंग स्टाइल कितना अच्छा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ना हमको ये सारे ऑप्शंस में से बेस्ट देखना हो कि कौन सा अच्छा है। अब टीचर कैन हेल्प क्रिएट स्टूडेंट डिजायर टू लर्न। डिजायर का मतलब क्या होगा? मोटिवेशन। अब मैं पढ़ा तो सकती हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, लेकिन बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, मैस मच जाएगा क्लास में। लेक्चर मेथड से थिंकिंग डेवलप नहीं होती। क्यों नहीं होती? लेक्चर मेथड आगे करेंगे वैसे तो हम, बट वो एक तरीके से वन वे होता है। ठीक है, इसमें इंटरेक्शन नहीं होती, यहाँ पे स्टूडेंट बेचारे पैसिव रह जाते हैं, इसलिए यहाँ पे थिंकिंग डेवलप नहीं होती, होती नहीं है, क्योंकि आप रट्टा मार पढ़ाई कर रहे होते हो, वहां पर थिंकिंग नहीं होती, रोट लर्निंग होती है, रट्टा। टीचर पैदाइशी नहीं होते ऑफ कोर्स, तभी तो टीचिंग एप्टीट्यूड सिखाना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है, टेस्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, तो कुछ कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज। तो वैसे ये वो है, इंडियन इतिहासकार। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? समय अनुसार, क्रोनो मतलब टाइम। अब वो हिस्ट्री वाइज हिस्टोरियन है वो, ठीक है। तो वो कौन है इसमें से? अब देखो, एक बेसिक सी नॉलेज ले सकते हैं कि भाई इसमें से फॉरेन नाम लग रहे हैं काफी। वांगजैंग चाइना का है, ठीक है, क्वान भी वहीं का है, मेगस्थनीज, काल्हान। अब इसमें इंडियन नाम कौन सा दिखाई दे रहा है, वो देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद इसको समझाऊंगी आगे। फियान भी कह सकते हैं इसको, फिर फजियान भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो मेगस्थेज थे ये जर्मन के थे, फ्रान और वांगलैंग चाइना के थे, काल्हन इंडिया के थे,
है सारे इतिहासकार, उसमें कोई गलती है ही नहीं। तो बताती हूँ, ये थे बेसिकली चंद इन्होंने, और एक्चुअली ये सारे इतिहासकार इंडिया का इतिहास यानी कि क्रोनोलॉजिकल स्टडी उन्होंने क्या है, बट इंडिया का कौन था वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये भी इंडिया विजिट किए थे इन्होंने, इंडियन सोसाइटी के ऊपर प्रेजेंट किया हुआ है स्टडी। ठीक है, ग्रीक के थे तब भी। फिर जो बुद्धिस्ट किंगडम है ना, तो उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, फुयान या फाजियान में। एंड वांगजेंग आप इनको जानते हो, एंशियंट इंडिया वाले स्टडी में आता है। तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ये भी इंडिया आए थे, बल्कि नालंदा में पढ़ाई भी की थी इन्होंने। और कालान जो है ये थे इंडिया के, ये थे ही कश्मीरी। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर दिया था इन्होंने। तो ये बेसिक कुछ बातें थी जो डिस्कस करी हमने, बिल्कुल हटके। चलो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि मेथड ऑफ द टीचिंग की किस तरीके के मेथड्स होते हैं। अच्छा, रत्नगिरी स्टडी की थी उन्होंने, परफेक्ट। तो गाइस, इंस्ट्रक्टर या टीचर सेंटर मेथड या एडुकेटर सेंटर मेथड, इसके अंदर ना टीचर क्या करता है, आता है, पढ़ाता है, निकल लेता है। तो यहाँ पे लर्नर को वो दिखाता है कि मैं देखो कितना एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू हम समझ ही नहीं रहे हैं। लर्नर ऑन अदर हैंड बिल्कुल पैसिव है, और लर्नर कौन है, सिर्फ कॉपियर्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रहा है और नॉलेज को रिसीव कर रहा है, ज्ञान सिर्फ इकट्ठा कर रहा है। इन टीचिंग सेंटर मेथड, टीचर सेंटर मेथड, अब ऐसे कोई टीचर होंगे आते थे क्लास में, जो भी नोट्स है या बोर्ड पे लिख लिख के चले गए, वही हो गया काम। अटेंडेंस, मुझे लगता है ऐसे टीचर अपनी अटेंडेंस लगाने आए हैं। इन एनी केस, वन वे मेथड हुआ करता था, और इस ऐसे मेथड पहले चलते थे ना, इसलिए इसको लेक्चर मेथड बोलते हैं। टीचर सेंटर मेथड देने का एक तरीका है लेक्चर झाड़ना, लेक्चर देना, सुना लेक्चर झाड़ रहे हो, चलो वो एक मैटर हो गया। अच्छा, सो यही तो इसी का मेथड का एग्जांपल है, लेक्चर मेथड। ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे एक पर्सन है जिन्होंने बोला कि ये एक तरीके से क्लोज एंडेड है, जिसमें स्टूडेंट्स का कोई इंटरेक्शन नहीं है, और बस टीचर अपनी अपनी बात करके जा रहा है। वहीं पे इसका अपोजिट लेकर आ जाओ, लर्नर सेंटर मेथड। लर्नर सेंटर मेथड, जैसे आप अभी क्लास में हो, और देखो काफी बार ऐसा लगता है कि पता नहीं हम ऑनलाइन पढ़ पाएंगे कि नहीं। आप ऑनलाइन क्लासरूम में हो, बट स्टिल आपको वो थ्रिल आ रहा है, मजा आ रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि आप चैट कर पा रहे हो, डिस्कस कर पा रहे हो, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि गरिमा मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, नीलम आपसे ही बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों सेम प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, वही ऑन अदर वे कहा जाता है किसको क्रिटिसाइज करने के लिए, कि लेक्चर मत झाड़। हाँ जी, वही वाला, जी ना, करेक्ट। तो गाइज यहाँ पे यही कह रहे हैं कि दोनों सेम टाइम पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक तरीके से टीचर और स्टूडेंट दोनों बन जाते हैं। तो ये एक एनिमेटेड माहौल बन जाता है। ठीक है, एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, लिखा होगा कहीं ना कहीं एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब एनिमेशन नहीं है, वो तो अब आया ना, वर्ड तो का है, पहले का है। तो एक ऐसा माहौल जिसमें हम एक दुनिया में आ जाते हैं, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम उसको समझ रहे हैं बिल्कुल उसके साथ जुड़ के, तो उसको बोलते हैं एनिमेटेड। तो टीचर एक जरिया बन जाता है आपका, रिसोर्स, ना कि अथॉरिटी। डिस्कशन मेथड इसमें चलता है, डिस्कवरी करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, सो हिल ने भी बोला है, हाँ जी बताओ मैम, अब वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी दिखाई देगा? नहीं, वीडियो पीडीएफ दिखेगा, वो पीडीएफ वाले फोल्डर में ही है। ठीक है जी, वो मेरी टीम काम कर रही है पीछे कि आपके वीडियो के साथ पीडीएफ वाला ऑप्शन आ जाए, लेकिन अभी उसमें समय लग रहा है। टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजिया मेरे हाथ में जो है, मैं तो आपको क्लास दे रही हूँ। ठीक है, पीडीएफ वाले फोल्डर में अभी। सो हिल मॉडल लर्निंग थ्रू डिस्कशन, जिसमें हम लर्निंग कर रहे हो डिस्कशन करने के साथ साथ। ठीक है, तो हिल एक पर्सन का नाम है, और लर्निंग थ्रू डिस्कशन, डिस्कशन चर्चा कर रहे होते हैं। ठीक है, बातें कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। फिर आता है कंटेंट सेंटर मेथड। कई बार हम लोग जब डिस्कशन में करते हैं तो देखो एकदम, यार तुम तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल ले देते हो। हाँ, तो लाइव एग्जांपल क्या है, मैं तो टॉपिक पढ़ा रही थी, मैं टीचर मेथड पढ़ा रही थी, है ना, टीचर सेंटर लर्नर सेंटर, आपने बिल्कुल अलग टॉपिक छेड़ दिया साथ में। तो ऐसा होता है कि हम जब लर्नर सेंटर मेथड में आए तो स्टूडेंट्स कहीं की कोई बात उठा लेते हैं, डिस्कशन कुछ अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है,
फिर हमें क्या करना पड़ता है, कंटेंट सेंटर मेथड। तो यहाँ पे हमें याद दिलाना पड़ता है, अरे इधर आओ वापिस, हमारा जो टॉपिक है वो ना छूट जाए। सैक्रोसेंट वर्ड का मीनिंग ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक नया शब्द सीख लो। सैक्रोसेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो कंटेंट है वो प्रधान है, इंपॉर्टेंट है जी। तो हमें इम्फोसिस ये देना होगा कि हम कहीं और की बातें ना करने लग जाए, कहीं पर्सनल लेवल पे ना जुड़ जाए, कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि हो जाता है वो। कभी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठे हो, है ना, शुरू कहाँ से किया था, खत्म कहाँ हो रही है बात, टॉपिक ही निकल जाए। तो इसलिए हमें कंटेंट पे फिर से बार बार फोकस करना होता है, ठीक है जी। सो मेथड जिसमें सबॉर्डिनेट का जो इंटरेस्ट है और टीचर का इंटरेस्ट है, वापिस से उस कंटेंट पे आ जाए, सो दैट हम कोई इररिलेवेंट टॉपिक मुद्दे की वजह से अपना मेन टॉपिक ना खो दें, ठीक है। एम्फोसिस होता है कि हमारा क्लैरिटी होना चाहिए उसी कंटेंट के लिए। सो गाइस, कंटेंट में क्या आता है, कंटेंट को समझने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या कराने आई हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराने आई हूँ, ठीक है, इस पर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ। सोर्सेस कैसे कराऊंगी, स्लाइड्स दिखा के, अपना इंटरेक्शन करके, राइट। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब मैंने लेसन प्लान तो किया होगा ना कंटेंट के लिए, कि पहले आपको बेसिक कराने हैं, ठीक है, और फिर आगे क्या कराना है, कितना डीप जाना है, कितनी क्वांटिटी में पढ़ाना है, एंड क्या क्या एक्टिविटीज इसके अंदर और साथ साथ होगी। अच्छा, पेन भी चाहिए, ये भी यूज कर रहे हैं हम। तो वही चीज है कि इसके साथ साथ जैसे कि हम क्लास रूम में मैं क्लास दे रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि चैट में आप रिप्लाई करो, कोई क्वेरी है वो आप पूछो साथ साथ जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं बीच बीच में, एग्जाम्पल भी दे देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि एमसीक्यूज कर लिए, एग्जाम्पल दे दिए, टॉपिक तो है ही इन एनी केस। तो ये सब कंटेंट में आता है। एज अ टीचर आप ये सारी प्लानिंग करते हो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, इंटरेक्टिव एंड और पार्टिसिपेटिव मेथड। तो गाइस, these method are given by situation analysis. What is most appropriate thing to learn to do? So guys, ये हो गया कि सिर्फ टीचर सेंटर मेथड अच्छा नहीं है, और सिर्फ लर्नर सेंटर या कंटेंट सेंटर मेथड भी अच्छा नहीं है। फिर अच्छा क्या है, एज अ ऑफिशियली जो हम टीचर बनते हैं ना, तो हम लोग बैलेंस कर रहे होते हैं। जैसे बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग में कौन सा मेथड आप सुजेस्ट करोगे, एनी मेथड यू वांट टू सुजेस्ट ड्यूरिंग द क्लास। तो स्टार्टिंग में हम लोग कहीं ना कहीं लेक्चर मेथड ही झाड़ देते हैं, चलो हेलो एवरीवन, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें मुझे आपकी क्या इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली हम एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं अपना या टॉपिक का। तो वो हो गया टीचर सेंटर, टीचर सेंटर। फिर आप ड्यूरिंग द क्लास लर्नर सेंटर पे आते हो। फिर क्या करें जब बच्चे कहीं और की बातें शुरू कर देते हैं, फिर हम लोग कंटेंट में भी आ जाते हैं उसके अंदर, कि ये ना हो कि ये कहीं और ही भटक जाए, राइट। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना रहे होते हैं। फिर मुझे लगा कि कोई चीज इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसको टीचर सेंटर में आ जाऊँ। अगर आप ज्यादा ही चिल्लम चिल्ली मच रही है क्लास में, बात नहीं सुन रहे, तो मैं डांट भी सकती हूँ, या फिर मैं वापिस से थोड़ी देर लेक्चर सेक्टर में शिफ्ट कर सकती हूँ। फिर से नॉर्मल हो जाए, फिर से हम लोग कंटेंट और लर्नर सेंटर में आने लग गए। ऐसा होता है कि कई बार मुझे चैट ऑफ करनी पड़ जाती है, या कभी कभी चैट ओनली मी करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो वो सिचुएशन है। तो हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि अभी इस वक्त क्या बेस्ट है, अप्रोप्रिएट क्या है, लर्नर के साथ कैसे लेसन देना है उसको, ठीक है। सो व्हाट इज कोल्ड एजुकेशन रिक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। आपको क्या लगता है, ना कोई फिक्स पीरियड है, ना प्लेस, ना पर्पस, तो इस एजुकेशन को आप क्या नाम, इसको क्या नाम देंगे आप। सुनीता, रागिनी, गरिमा एंड एवरीवन, नाइस। तो ये क्या है, इनफॉर्मल अभी तो पढ़ा है, कि कोई प्लेस कुछ डिसाइडेड नहीं है, कहीं पे भी कैसे भी पढ़ सकते हो, तो दिस इज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, अनौपचारिक।
विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट अबाउट नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग कैसा है। इस क्वेश्चन में मजा आएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कुछ तो है यहाँ पर। पढ़ो, इंग्लिश और हिंदी दोनों दी हुई है, देखते हैं आपको रीड करना भी आता है कि नहीं। मुझे लग ही रहा था कि यही होगा। व्हाट इज डिफरेंस इन सी एंड डी। वेरी गुड टू एवरीवन। इसमें कोई डिफरेंस है। सो गाइस इट इज डायग्नोस्टिक, मतलब जिसमें हम कोई जांच करते हैं, देखते हैं, डायग्नोस करते हैं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये सब। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। रेमेडी मतलब उपचार, कोई सॉल्यूशन निकालना एक तरीके से। ठीक है, उपचार। अब डायग्नोस्टिक भी है, रेमेडियल भी है। इसका मतलब ये दोनों साथ में हो रही है, एज वेल एज का मतलब दोनों साथ में है। ऑल ऑफ देम का मतलब क्या है, ओनली डायग्नोस्टिक भी हो सकती है, ओनली रेमेडियल भी हो सकती है, और ये दोनों साथ भी हो सकती है। क्या 3 ही आ रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि दोनों साथ में है, क्योंकि साथ एंड लिखा हुआ है या एज वेल एज लिखा है। ऑल ऑफ देम का मतलब है कि ये अकेली भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो साथ भी हो सकती है। अगर ये पॉसिबल है तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ अबव। क्या अब आपको सीखने को मिला डिफरेंस। हाँ जी। मैम पीरियड भी डिसाइड नहीं होता, ठीक है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, टुगेदर भी। वेरी गुड काजल। ठीक है, एंड गरिमा। इन चीजों को देखो, ये होते हैं ट्रिक, जो एग्जामिनर ट्विस्ट करता है क्वेश्चन को, आसान से आसान क्वेश्चन को ट्विस्ट करके रख दिया। सो व्हाट इज कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ द लर्निंग, लर्निंग में क्या जरूरी है इनमें से। ठीक है, रजनी प्रियंका एंड ऑल। सो लर्निंग में क्या रीड करना आना चाहिए, वो तो स्टार्टिंग के कुछ क्लासों में हो जाता है, मतलब लाइक फर्स्ट सेकंड क्लास में रीड करना सीख लेता है बच्चा। कुछ लोग तो आजकल, अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है कि इलिटरेट है सब, क्यों, फोन आ चुके हैं। पैदा होते ही बच्चों के पास फोन होते हैं, एटलीस्ट वो अपने आप ही रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग वीडिंग करनी तो बेसिक आती है सबको। अच्छा चलो, ब्राइट माइंड मतलब अच्छा दिमाग, या टेंडेंसी टू नो, अगर हम बहुत तेज है पढ़ने में या फिर नहीं है, है ना, इन एनी केस कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो। एक है कि कोई कुछ ज्यादा ही तेज है और बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, कोई बात नहीं, हम चाहे थोड़ा थोड़ा अपने एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन हम उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। टर्टोइज की थ्योरी भी देखी होगी आपने, सब पॉसिबल है। तो इसलिए इच्छा शक्ति होनी जरूरी है, पढ़ तो बच्चा लेगा ही फिर। डिजायर टू लर्न, है ना, ये सारी चीजें हमने देखी थी कितनी सारी, जानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट फेल हो गया किसी क्लास में, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे, कई बार ऐसे सिचुएशन दे देता है वो। अब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। रीड करो ऑप्शन, जब हो जाएगा बताना, आई विल स्टार्ट द पोल। ओके।
ठीक है, अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो अब टीचर क्या करे? उसको सेम क्लास में रखे, उसको एडवाइस करे छोड़ दे पढ़ाई, निकल यहाँ से, या सारे ही सही है, या ही शुड बी गिवन चांस टू इम्प्रूव, सेंड टू नेक्स्ट क्लास आफ्टर इम्प्रूव। कंपार्टमेंट के पेपर होते हैं, ठीक है। एक होता है ना कि जो बच्चा ड्रॉप आउट हो गया वो भी अब बल्कि पढ़ाई कर सकता है, या कंपार्टमेंट हो गया, री हो गया, बहुत सारे नाम है इस चीज़ के। तो फिर आज के डेट में ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती रोक के रखो। अब वो बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, री देना चाहता है, तो उसको एक मौका देना चाहिए इम्प्रूव करने का, और फिर आप उसको नेक्स्ट क्लास में आगे भेजो। आजकल तो नेक्स्ट क्लास में जाके साथ साथ भी पीछे के सब्जेक्ट्स क्लियर कर रहे होते हैं। सो इसलिए ए इज करेक्ट आंसर। आपको ना इस हिसाब से नहीं देखना कि मेरे को क्या सही लग रहा है, आपने ये देखना कि रियल में क्या चल रहा है, या फिर एंटी ने क्या सोच के क्वेश्चन दिया होगा। एक बेस्ट पर्सन, बेस्ट टीचर, एजुकेटर, उस हिसाब से क्वेश्चन देखने होते हैं। करिकुलम एक्टिविटी क्यों यूज करते हैं टीचिंग में? करिकुलम में और सिलेबस में क्या डिफरेंस है? सिलेबस तो वो छोटू सा दे दिया, एक पेज का। पढ़ाई देखिए, एक एक हजार पेज, कितने सारे पेजेस हमारे जिसको स्टडी करना है। तो जो करिकुलम है उसके अंदर क्या होता है? सिलेबस प्लस ऑल एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ यू नो कंप्लीटिंग दैट सिलेबस। सारी एक्टिविटी जो उसके लिए जरूरी हो सकती है, तो वो सब कुछ करिकुलम में आता है। बीच में यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, है ना? हाँ, फाइनल टेस्ट हो रहे हैं, और साथ साथ मुझे बीच बीच में क्वेश्चंस दिखाने पड़ रहे हैं, पढ़ा भी रही हूँ, इंटरेक्शन भी हो रही है, तो ये सब कुछ करिकुलम का पार्ट है, सब कुछ, टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। व्हाट आर थ्री कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस? देखते हैं इतना पढ़ाने के बाद अब क्या होगा। एक के दो के ने फिर भी गलत आंसर दिया ही है, आदत से मजबूर। बट बाकी ज्यादातर का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। टीचर, स्टूडेंट, एजुकेशन, रजनी, प्रियंका, काजल, शंपा, कुसुम, सोनिया, सुनीता एंड एवरीवन। सो गाइज अब हम फिर से पढ़ाई करते हैं। तो ये जो मैं बीच में थोड़ा रिफ्रेशिंग सेशन लेकर आ रही हूँ, फिर से दोबारा से कंटिन्यू कर दिए, ये सब क्या है? करिकुलम का पार्ट है। आपको टेस्ट सीरीज मिला, पीवाईक्यूज मिला, कंसेप्ट मिला, ये सब मतलब इसको करने के लिए, अचीव करने के लिए मुझे और क्या क्या करना पड़ सकता है, वो वो भी ऐड होता है सिलेबस के साथ। इफेक्टिव टीचिंग कैसे होगी? जब हम स्टूडेंट सेंटर अप्रोच अप्लाई करेंगे। मतलब आपको लगता होगा कि वो इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटिव, वो तो बनाई गई है। मेनली अप्रोचेस थ्री थी, ठीक है। तो इनमें से भी बेस्ट जो डिफरेंट, जैसे कि एसएससी आएगा अभी आगे, ठीक है, स्टूडेंट स्टाफ सिलेक्शन करके कुछ होगा, मैं उसको नाम भूल गई हूँ, फुल फॉर्म आगे लिखा होगा। सो खैर, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच अच्छी होती है, लर्नर सेंटर। अच्छा, टीचर शुड सिमुलेट थिंकिंग, मतलब मैं चाह, मेरे तरफ से क्या होगा कि आपके अंदर विचार करने की, सोचने की शक्ति बढ़े, आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़े, काबिलियत, कैपेबिलिटी बढ़े। सो केटर नीड ऑफ डिफरेंट लर्नर्स, केटर मतलब कि ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। तो अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों को ध्यान दो। यस गरिमा, करेक्ट। तो प्रभावी टीचिंग क्या होता है? सो यहाँ पे वाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए, लाइफ वाइड। अब अगर मैं कहूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ बस यहीं पे यूज होता है, किसी काम का नहीं है, बाद में रट्टा मार लो। अब प्याजे का टॉपिक हम पढ़ाएंगे, एसपीसीएफ, रट्टा मार के बैठ गए हैं। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो सच्ची में जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं 0 to 2 ईयर, 2 to 7 ईयर, वैसे वाली करेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सबको जो हम पढ़ रहे हैं बकवास है, बेकार है। काफी लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में एंगल ऑफ एलिवेशन यूज होता है रियल लाइफ में। वो हालांकि हम बोल बोल के नहीं यूज करें कि ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट है, बट कहीं ना कहीं
आपकी लाइफ में चीजें यूज होंगी। चलो एटलीस्ट यही सोच के पढ़ लो कि जब आप टीचिंग में एज अ टीचर बनोगे तो इन चीजों को यूज करोगे, तो अपने स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो अगर एक टीचर इस तरीके से टीच करे कि स्टूडेंट को ये समझ में आए कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, लाइफ वाइड यूज होने वाला है, आगे भी लाइफ में काम आएगा, तो फिर स्टूडेंट्स उसको पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, ये फायदा है। तो स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी, फ्रीडम दो लर्निंग की, एनकरेज करो कि वो एंगेज हो क्लास में। इससे मुझे कुछ और भी याद आया। अगर मैं टीच कर रही हूँ तो इसका मतलब आपके आउटकम आना चाहिए ना, लर्निंग होनी चाहिए। मैं आप पे मेरे पास इतना दिमाग लेके आए हो, अगर इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ मेरे पढ़ाने के बाद तो बिल्कुल बेकार है, टाइम वेस्ट है, राइट। हाँ जी, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। तो आउटकम कोई ना कोई निकलना चाहिए, रिजल्ट निकलना चाहिए। दूसरी बात, टीचर को टीच करने के लिए स्टूडेंट चाहिए। अब आप एक भी बच्चा क्लास में ना है, मैं किसको टीच कर लूंगी, राइट। तो इसका मतलब टीचर को लर्नर की रिक्वायरमेंट है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये एक क्वेश्चन हो सकता था, कैन टीचिंग बी विदाउट लर्निंग या विदाउट स्टूडेंट? नो, है ना। तो टीचर का आउटकम निकलना जरूरी है, टीचर के साथ स्टूडेंट या लर्नर चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि कैन लर्निंग विदाउट टीचिंग, ये पॉसिबल लग रहा है आपको सेकेंड वाली लाइन? यस। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ भी कर सकते हो। कुछ नेचुरल चीजें होती हैं जिसमें किसी ने हमें नहीं सिखाया कि पैदा होते ही सांस कैसे लेनी है, रोना कैसे है, राइट, वहाँ कैसे करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप सेल्फ भी कर सकते हो, बिना टीचर के भी कर सकते हो, सेल्फ भी कर सकते हो। तो इसीलिए तो कहते हैं कि आप ऑटोक्रेटिक भी है ये, मतलब अपने आप, सेल्फ, नेचुरल, काफी सारी चीजें हैं। चलो, इफेक्टिव टीचर कौन होता है? इफेक्टिव इफेक्टिव टीचर इज क्लियर अबाउट इंस्ट्रक्शनल गोल, कि मेरे को आके क्लास में पढ़ाना क्या है। हाँ, ऑटोनॉमस जिसको कहते हैं। और नॉलेजेबल, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। लेकिन सिर्फ नॉलेजेबल के बेसिस पे आप वो इफेक्टिव टीचर है जज नहीं कर सकते, ज्ञान सब में होता है। बेसिक जो एग्जाम है, इंटरव्यू, सब पास करके आए हैं, ठीक है, तभी वो टीचर बने ना कहीं। तो नॉलेजेबल के साथ साथ इंपॉर्टेंट है उसका टीचिंग स्टाइल। ठीक है, टीचिंग स्टाइल। कम्युनिकेट टू स्टूडेंट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, वो बता पाए स्टूडेंट को कि भाई हम आपसे क्या चाहते हैं, क्यों। वो अपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का सही यूज करे। ये मेरे पास जितना भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, पेन, मैं खुद, मेरे नॉन वर्बल क्यूज हिंट, नॉन वर्बल लैंग्वेज, और मेरी वर्बल लैंग्वेज जो मैंने स्लाइड में डाली है, ये जो फोटो मैंने थोड़ा सा इंटरेक्ट और यहाँ पे इंटरेस्ट जगाने के लिए डाला है, ठीक है, इसको ढंग से यूज करूँ। मेरे पास 2 आवर्स का टाइम है, उस टाइम को सही से यूज करूँ, ये ना एट द एंड का ओहो रह गया सिलेबस है। तो वही चीज है, टाइम, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, हर चीज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना। सो नॉलेजेबल भी होना चाहिए। काफी बार बच्चों के कुछ मिसकंसेप्ट होते हैं, उसको टीचर समझ जाता है कि अच्छा आपने ये बात लिखी ना, यहाँ पे ये गड़बड़ हुई होगी जरूर, ठीक है, तो इसलिए उनको वो ठीक करता है टीचर। कहीं पे भी गड़बड़ है, टीचर को पता चल जाता है कि ये मिस्टेक है। सो गाइस, टीचिंग में फिर अभी जो आप मेरे से लेसन ले रहे हो, ये क्या है? कॉग्निशन, मतलब ज्ञान प्राप्त करना। जब आप ये नॉलेज ले रहे हो तो उसको कॉग्निशन बोलते हैं, मतलब संज्ञात्मक करके ऐसा कुछ होगा इसका, ठीक है। सो लेकिन इंटेलेक्चुअल क्या होता है? जब नॉलेज आ गया, जो हम हमें सीखने को मिल गया, सीख लिया, तो वो हमारी इंटेलिजेंस बन जाती है। इंटेलेक्चुअल कॉग्निशन के बाद आता है। ये समझ आई मेरी बात? अच्छा, कॉग्निशन मतलब वन फॉर्म ऑफ लर्निंग अप्रोच जिसमें स्टूडेंट इंप्रूव करता है लर्निंग आउटकम उसके निकालने के लिए। इसका मतलब ये रिपीटेशन, ऑर्गेनाइजिंग न्यू लैंग्वेज या न्यू लर्निंग, समराइज करना, मीनिंग निकालना, उस कॉन्टेक्स्ट से मतलब निकालना, उसको इमेज यूज करना, इमेजरी फॉर मेमोराइजेशन, मतलब उसको एक इमेज बना लेना अपने दिमाग में। तो ये होता है कॉग्निशन। एक शॉर्ट में ये कह सकते हो थिंकिंग,
मतलब दिमाग चला रहे हैं, जब चला लिया तो इंटेलेक्चुअल बन जाता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज है मेटा कॉग्निशन। ये मेटा शब्द जहां पे भी आता है इसका मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब किसी चीज के पार चले गए। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, इट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि कैसे हम सोच रहे हैं, ये होता है मेटा कॉग्निशन। कॉग्निशन इज लर्निंग द कंटेंट, हाउ वी लर्न, ये चीज को जब आप समझ रहे हो तो वो मेटा कॉग्निशन है। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्लास में है, और वो इतना बोरिंग हो गया है, या फिर आपको पता ही नहीं चला कब आप कुछ और डे ड्रीमिंग करने लग गए, कुछ और सोचने लग गए, या आप सो गए। वो इसलिए होता है क्योंकि हम मेटा कॉग्निशन नहीं करते, ठीक है। मतलब हम यही नहीं करते कि मैंने सीखना कैसे है, यही नहीं समझते हैं। सो कॉग्निशन में क्या होता है, डायरेक्ट मेंटल एक्टिविटी, कि भाई मेरे पास ज्ञान आ रहा है, मैं नॉलेज ले रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप के बारे में जागरूक होना, रेगुलेशन ऑफ द मेंटल एक्टिविटी, अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करना, उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब ऐसा हो रहा हो कि भाई हम लोग कुछ और ही सोचने लग गए हैं, तो एक्चुअली आपको स्टडी करते हुए थोड़े थोड़े टाइम पे ना अपने आप को दोबारा देखना चाहिए कि क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, ऐसा, ठीक है। अपने आप को समझना चाहिए कि मेरा पढ़ने का तरीका क्या है, और मैं कब ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अगर आपको अपने बारे में नहीं बताओगा तो किसके बारे में बताओगा, ठीक है। इफ यू नो योर सेल्फ कि अगर मैं ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, थोड़ी देर ऐसे ही पढ़ता रहा, लेटे हुए पढ़ता रहा, या जो भी है, तो याद पता नहीं चलेगा हम कहाँ चले गए। थोड़ा सा बीच में फोन उठा लिया तो बस वो फिर रील या वीडियोस कुछ और चलने शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आप अगर अपने बारे में क्लियर हो तो आप अपनी मेंटल एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकते हो। थिंकिंग, आप सोच क्या रहे हो इसके बारे में सोच सकते हो, आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में सोच सकते हो। यस। सो हेल्प प्रोसेस स्टोर रिकॉल इन्फॉर्मेशन। कॉग्निशन मतलब कि नॉलेज आपके दिमाग में प्रोसेस हो रही है, स्टोर हो रही है, रिवाइज हो रही है। लेकिन आप प्लानिंग कर सकते हो, अपने आप की निगरानी कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो कि एक्चुअली मैंने क्या पढ़ा। एग्जाम्पल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टर्म, ये सीख लिया आपने, ये कॉग्निशन का एग्जाम्पल है। हाउ आई कैन बेस्ट रिमेंबर द टर्म, उसको मैं और कैसे बेस्ट सीख सकता हूँ। किसी को पता है कि आधा घंटा पढ़ के मैं थोड़ा सा चल के आऊंगा, पानी पी के आऊंगा, तो मैं ज्यादा बेटर मेरे प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी। किसी को पता है कि मैं 2 घंटे बिना किसी टेंशन के रेगुलर पढ़ सकता हूँ। किसी को पता है कि अगर मैंने 3 घंटे पढ़ा रेगुलर, बिना एक्टिविटी के, बिना खड़े हुए, बिना वो, तो मैं तो बीच में सो जाऊंगा। तो ये आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं इसको याद कैसे करूं या सीखूं कैसे, हाउ, व्हाट इज बेस्ट प्रैक्टिस टू स्टडी। अपने बारे में सोचो, समझो, अपनी सोच के बारे में सोचो कि मेरी सोच जाती कहाँ है। एक होता है ना कि आप, वो आपने सुना होगा, आपकी मम्मी को पता है कि मेरा बच्चा कैसा है, किस हद तक जा सकता है। आपको खुद को भी तो पता होना चाहिए मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, किस हद तक जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ लर्निंग प्रोवाइड करना इज कॉग्निशन, एनकरेज करना कि वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट भी तो होकर निकले ना, सेल्फ असेसमेंट करना, दिस इज मेटाकॉग्निशन। हाँ जी, 2 आवर्स विदाउट ब्रेक कर सकते हो आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ ये भी सोचना, और थोड़ी थोड़ी देर में अगर मैं ऐसा रिवाइज देख लूँ अपने आप को, तो टेंशन ही नहीं है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी निकलेगी। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव मतलब एड्रेस हायर एज वेल एज लोअर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। अब ये टीचर का काम है कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव बच्चों को नॉलेज देना, देखना कि उनको कितना समझ में आया, उनको फीडबैक देना, ठीक है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स के आउटकम निकले। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ जाए, है ना। तो इस तरीके से टीचर को एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को। कॉग्निशन क्या होता है, हो सकता है आप ऐसा माइंड लेकर आए हो, नहीं इससे थोड़ा सा बहुत हरा भरा ही होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरी क्लास में आए हो तो उसके अंदर इतनी इंप्रूवमेंट हो जानी चाहिए कि ये पतंग भी उड़ रही है, हरा भरा हो गया, ट्रीज उगने लग गए हैं, खेती हुई। तो बेसिकली इट इज इनपुट एंड यू आर यूजिंग योर सेंसेस, प्रोसेसिंग करके उसका बिहेवियरल रिएक्शन या आउटकम निकल के आना चाहिए, इसको कहते हैं कॉग्निशन। हाँ तो करो फिर अभी से। ये हाल भी हो सकते हैं कई बार एक टीचरों के, आपने किसी ने ऐसा हाल किया किसी टीचर का या आपके फ्रेंड्स ने। सो इन इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस मतलब टीचर के नाक में दम कर देना, टीचर को ही परेशान कर देना। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे
जो डिसऑर्गेनाइज क्लासरूम की वजह से टीचर का ही बैंड बजा देते हैं। अब ये क्यों होता है? ये इसमें गलती टीचर की भी हो सकती है, स्टूडेंट की भी हो सकती है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट अप्रोच टू करिकुलम एंड द टीचिंग, मतलब कभी अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, वजह टीचर को ही परेशान कर देते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट एक्सपेक्टेशन, अब टीचर जो है वो ऐसा है कि किसी स्टूडेंट से बहुत अच्छा चाहता है, किसी को बिल्कुल बेकार चाहता है ना, तो वहां पे कंसिस्टेंट एक्सपेक्टेशन नहीं है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, तो जैसे कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से जो ज्यादा अमीर है उस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो पैसे दे देगा या करप्शन का बढ़ावा दे देंगे, हैं तो वो चीजें गलत है, अच्छा नहीं है। टीचर बिना मतलब के ड्राइंग सिखाता, अच्छा ठीक है। सो एग्जाम्पल, एम्फोसिस ऑन सुपरवाइजिंग कम्युनिकेटिंग अबाउट रूटीन, अब टीचर सिर्फ यही कह रहा है कि रूटीन में रहो, इस मेथड को अप्लाई करो। अरे वो जो होता है ना, 2 चोटी बनाओ, टाई ऐसे लगाओ, ये नेल्स कटे होने चाहिए, अब ये रूटीन की जो चीजें हैं इसको एम्फोसाइज करने के बजाय जब हम क्लासरूम में आ रहे हैं तो तब तो पढ़ाई कराएंगे ना, वो तो आपका असेंबली वगैरह के टाइम पे चेक होता है, समझे? तो आप सिर्फ रूटीन्स पे ज्यादा एम्फोसिस कर रहे हो, मेन टॉपिक से हटके, तो फिर इनइफेक्टिव टीचर हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि मैं अगर क्लासरूम में आ गई तो मैं तो टीचिंग करने के लिए आई हूँ, ना कि रूटीन सिखाने। लो लेवल ऑफ टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन कम होता है, जैसे कि टीचर सेंटर मेथड, लेक्चर मेथड में। लो लेवल ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन देयर वर्क, जब स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, वो पैसिव हो जाएगा, उसको समझ कुछ नहीं आएगा। स्टूडेंट की परसेप्शन की टीचर कैसा है, अगर स्टूडेंट को लगता है टीचर बेकार है, अच्छा नहीं है, तो उसको टीचर पसंद नहीं आएगा, जितना मर्जी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट की परसेप्शन एंड टीचर की परसेप्शन दोनों ही मैच करनी चाहिए। ठीक है, मोर फ्रिक्वेंट यूज ऑफ नेगेटिव क्रिटिसिज्म या फीडबैक, ज्यादा ही नेगेटिव 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 चलता है तो भी स्टूडेंट्स इनइफेक्टिव क्लासरूम बना देते हैं, या फिर वो क्लासरूम इनइफेक्टिव हो जाती है। तो जब मैं यहाँ बात करूंगी ना कोड्स की, तो कोड्स का मीनिंग होगा रूल्स, तौर तरीके। ठीक है, सो क्लासरूम कोड्स या चाइल्ड को कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वो सब है ये। क्लासरूम में रिचनेस ऑफ द मटेरियल मेथड, मतलब हमारा जो इंस्ट्रक्शन मेथड है वो रिच होना चाहिए। रिच का मतलब ये नहीं कि अमीर, पैसा लगा दो, हीरे मोती जगा दो यहाँ पर, ऐसा नहीं है ना, मतलब मटेरियल भरपूर होना चाहिए कि समझ आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, टॉपिक कवर हो जाए। लेवल ऑफ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का मतलब होता है टीचर और स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही मिक्सअप होने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा डिटैच भी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी शुड मेंटेन द लेवल ऑफ डिटैचमेंट। सो पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट, एक माहौल अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्टिव यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम, हमें समय का सही यूज करना चाहिए। फीडबैक को इवेल्युएट करना है। टीचर की सेंसिटिविटी, ठीक है, तो हम सेंसिटिव होते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, टीचर सेंसिटिव है, ये सब हो गया। ओके, लेवल डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि क्या मुझे सिर्फ अपने टॉपिक पे ध्यान देना है, क्लास में बच्चे बेहोश हो रहे हैं, किसी को चोट लगी, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अब मैं कह रही हूँ डिटैच होना है, अलग होना है, अलग का मतलब ये है नहीं, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एक लेवल, बैलेंस मेंटेन करना है। मुझे देखना होगा कि किस चीज की अर्जेंसी आ गई है इस टाइम पे। अब क्या मैं पर्सनल लेवल पे अटैच हो जाऊं कि भाई तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है आज, आपके पेरेंट्स की आपकी कितनी सैलरी आ गई, वो भी नहीं आना चाहिए, इतना ज्यादा अटैच भी नहीं होना। फिर अगर हम अपने स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा अटैच होंगे, वो भी हावी हो जाएंगे, वो भी कहेंगे कि भाई क्वेश्चन पेपर दे दो, हम हमारे हाथ में, है ना। तो इसलिए ना अटैच होना है, ना ओवर डिटैच होना है, हमें बैलेंस बनाना है। मोस्ट इफेक्टिव टीचर लेवल ऑफ डिटैचमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप होना चाहिए, एनकरेजिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, कि जिससे मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए। लिमिट्स, यस देयर शुड बी बाउंड्री, लिमिट्स, बाउंड्री होनी चाहिए, लिमिट होने चाहिए। एक फाउंडेशन होता है, बेस होता है विश्वास का, तो ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, लाइकेबिलिटी, अच्छा लगे टीचर स्टूडेंट, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। ठीक है, मतलब कि ये ना हो कि आज मैंने कुछ कहा था, कल कुछ और ही बोल रही हूँ, तो कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। सो बस यही चीज है, पर्सनल सेंस, डीप, बहुत डीप नहीं जाने की जरूरत, वो लेवल ऑफ अटैचमेंट को ही समझा रखा है। ये होती है डिसऑर्गेनाइज क्लासरूम, इस हद तक तो नहीं गए होंगे, पक्की बात है वैसे आप।
तो हो सकता है टीचर के नाक में ऐसे दम करा हुआ है, टीचर के सामने ही खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा एग्जैगरेटेड पार्ट हो गया, लेकिन ऐसा हो सकता है टीचर पढ़ा रहा है लेकिन हम तो फोन में लगे पड़े हैं, है ना। तो खैर इसको बोलते हैं क्योस मचाना, चिल्लम चिल्ली मचाना, अराजकता, डिस्टर्ब करना, नेगेटिव क्लासरूम का माहौल बना देना। तो खैर लेकिन हो सकता है नेगेटिव क्लासरूम का माहौल बना दिया, टीचर पूछे जा रहा है कोई जवाब ही नहीं देना। देखा होगा कुछ अगर बेकार टीचर होते हैं तो उनकी क्लास में बच्चे ऐसे भी करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बच्चों की तरफ आते कि कौन से रूल्स को फॉलो करना है, आपकी तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ। सेल्फ रिलायंट, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। सोशलेबल, स्टूडेंट भी सोशलेबल हो, इंटरेक्ट करे। अब आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो माहौल बना हुआ है क्लास का। चाइल्ड सेंटर रिलेशनशिप, और टीचर और स्टूडेंट का एक अच्छा टीचर रिलेशन, इसको टीएल भी बोल देते हैं, टीचर लर्नर रिलेशनशिप। पॉजिटिव होना चाहिए, एक्टिविटी लेवल आप क्लास में कराओ, साथ साथ अटेंशन दो क्लास में। ओवर कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवर कंट्रोल करेंगे तो उसके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, वो एनकरेज नहीं होगा कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, इसलिए। सो इफेक्टिव क्लासरूम क्या होती है? इफेक्टिव क्लासरूम में हमें प्लानिंग करनी होती है, एक क्लाइमेट या इन्वायरमेंट बनाना होता है स्टडी के लिए, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, टीएल टीचर लर्नर, यहाँ पे लर्निंग फॉर टीचिंग, मैं सीख रही हूँ टीच करने के लिए, क्योंकि टीचर साइड से पढ़ा रही थी मैं। अब टीचिंग फॉर लर्निंग, मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आपको सीखने को मिले, दोनों साइड से बोल सकते हैं। पीपल नीड्स, पीपल होते हैं, पीपल होते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की जरूरतों को पूरा करें। इसको ना बोलते हैं पॉलिसी में, मतलब एक ही शब्द के अलग अलग मतलब है, पॉली मतलब मैनी। तो एक्चुअली पुपिल, एक मेरे को स्टूडेंट्स का एक बार मैसेज भी आया था कि मैम ये तो आंखों की पुतली होती है, पुपिल होता है ना आइस का, पुपिल ये जो सेंटर वाला होता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन टीचिंग लर्निंग में पुपिल मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग, हमें फिर आपके साथ एमसीक्यू कराने होते हैं, टेस्ट कराने होते हैं, जिससे आप सीखो। हाँ जी, वेलकम जी। रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, मतलब हमें कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज करना और एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इफेक्टिव प्रैक्टिस की, क्लासरूम प्रैक्टिसेस। सो फाइनली वी हैव डन लॉट्स ऑफ बेसिक्स अभी तक, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि आगे बिल्कुल ही नया टॉपिक आने वाला है, ठीक है। हाँ जी, वेलकम बैक एवरीवन। हाँ, प्रीति सही कह रही है कि बीएड वगैरह में भी लिखते हैं स्टूडेंट्स को पुपिल। ओके, सो गाइस लेवल ऑफ टीचिंग के लिए आप रेडी हो? 1 2 3 रेडी, ब्रूम ब्रूम, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस मॉरिस एल्बिगी 1976 के अंदर उन्होंने अपना काम किया, जिसमें ना लर्निंग थ्योरीज फॉर द टीचर, ठीक है, कि कौन कौन सी लर्निंग थ्योरीज होती है, कैसे स्टूडेंट, अब टीचर के लिए, अरे टीचर को समझना होगा कि स्टूडेंट कैसे कैसे सीखते हैं, उनकी लर्निंग थ्योरीज कैसे थॉटलेस से थॉटफुल तक आते हैं, मतलब बिल्कुल अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे और नॉलेज तक जा रहे हैं। तो इसका एक कंटिन्यूम उन्होंने बनाया था। अगर मैं बोलूँ लेवल ऑफ टीचिंग, मोरिस एल्बिगी को छोड़ो, चलो मैं अगले
स्लाइड में बताते हैं आपको। अगर ये क्वेश्चन ये कहता है कि लेवल ऑफ टीचिंग, तो शुरू से जो लेवल थे वो थे आपके मूर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, बट फिर ना मॉरिस एल्बिगी ने एक्चुअली एक और दिया, ऑटोनॉमस लेवल। इन सबको मिला के क्या बन गया, अमूर। और इसको बोलते हैं टीचिंग का कंटिन्यूम। कंटिन्यूम क्या होता है कि एक बेसिक चीज से आगे फर्दर जब हम लो लेवल से हाई लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है, या एक कंटिन्यूम में हम कहीं भी हो सकते हैं कि इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूम। तो उसको उन्होंने फिर टीचिंग कंटिन्यूम का नाम दिया। ठीक है, तो ऐसा होता है, हालांकि आजकल इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। तो ये आपका होता है बेसिकली। ऑटोनॉमस में क्या होता है, टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप सेल्फ स्टडी बच्चा कर सकता है। मेमोरी लेवल पे वो थॉटलेस है, जो वो कह रहा था ना, थॉटलेस, थॉटलेस, बिल्कुल दिमाग विचार लगा ही नहीं रहा अपने, तो वो आपका मेमोरी लेवल पे था। क्योंकि टीचर ने जो कह दिया वो रट्टा मार रहा है, रोट लर्निंग हो रही है। ठीक है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो समझता है, थोड़ा बहुत अपना माइंड का यूज कर रहा है, और फिर यहाँ पे फिर रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, तो यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स यहाँ पे तो सेल्फ थिंकिंग है, नो टीचर। तो गाइस ऑटोनॉमस दिया ही मॉरिस एल्बिगी ने है। ठीक है, मेमोरी लेवल किसने दिया है, हर्बर्ट ने, और मॉरिसन ने दिया अंडरस्टैंडिंग लेवल, हंट ने दिया रिफ्लेक्टिव लेवल। करेक्ट है। अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सो गाइस दिस इज द कंटिन्यूम। ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है, न्यू स्टेजेस इन्होंने ऐड की थी, कंसंट्रेट ऑन द स्टूडेंट ओनली। किसी की लीडरशिप, टीचिंग, ना पेरेंट्स की किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई आपको डरा रहा है, ना सिखा रहा है, ना पढ़ा रहा है। ठीक है, तो टीचर का रोल यहाँ पे नेगेटिव है या है ही नहीं, या तो जीरो है या नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आप सेल्फ कर रहे होते हो। ठीक है, यू आर स्टडिंग सेल्फ। मॉरिस एल्बिगी ने ऑटोनॉमस दिया था। अब देखो, अगर मैं बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी से एग्जांपल लूं, तो जब वो पैदा हुआ है, ना उसके पेरेंट्स ने उसको कहा, ना उसको डॉक्टर ने कहा कि भाई तू रो, तू बता कि तेरे को भूख लगी है, सांस ले, तू ब्रीदिंग कर, नहीं ना। वो बेसिक ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, वो नेचुरली होते हैं, सेल्फ होते हैं, वो कोई भी जिंदगी में नहीं पढ़ाता। अब आप इस स्टेज पे आ जाओ जिस स्टेज पे अभी हो, अभी आप एडल्ट हो, राइट। इवन देन लाइफ में काफी बारी ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जिसमें कोई किसी ने सिखाया ही नहीं होता, बताया ही नहीं होता, ना पेरेंट्स ने बताया होता है, ना टीचर ने, ना फ्रेंड्स ने। अपने आप उसके बारे में आपको नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, और आप डिसाइड करते हो कि मेरे को कैसे इसको, प्रॉब्लम को, सिचुएशन को ओवरकम करना है, राइट। हाँ जी, आई ब्लिंक करना, ये सब भी। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे बच्चों में ही होती है, हमारे लेवल पे भी होती है। ठीक है, सो ये होता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट। कुछ ऐसे विकास होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, सो मेमोरी लेवल पे आ जाए आप। सेकंड, मेमोरी लेवल इज एम्फसिस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। यहाँ पे टीचर, फैक्ट, तथ्य, यहाँ पे टीचर का कुछ ज्यादा ही रोल है, वहां पर टीचर का बिल्कुल ही रोल नहीं था ऑटोनॉमस में। सो गाइस, फैक्ट से इंफॉर्मेशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, रट्टा मारना, क्रैमिंग, पैरेटिंग। पैरेटिंग, पैरट कौन होता है, तोता होता है ना, पैरट। तो पैरेटिंग, तोते की तरह वो क्या करता है, जो हम बोलते हैं सेम रिपीट करता है, बस यही चल रहा है। हाँ, सो आपका रोट लर्निंग, याद रखना, क्लोज सुपरविजन यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। ये लीस्ट थॉटफुल है, मतलब बच्चों का अपना दिमाग चल ही नहीं रहा। हर्बर्ट ने दिया है। अब इसको समझते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो इसके लिए अगर हमने कोई टेस्टिंग करनी है तो हम ऑरल भी पढ़ा सकते हैं, रिटर्न भी हो सकता है।
रिटर्न का एग्जाम्पल आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में वो ऐसे ऐसे डॉट्स बना देते हैं, ठीक है, वो बच्चे उन डॉट्स को ज्वाइन करते हैं। तो ये बार बार रट्टे लगवा रहे हो, कर क्या रहे हो आप भाई पूरी कॉपियों में से तो 1 1 1 1 ही लिखता रहे, 2 2 2 ही लिखता रहे हैं, तो वो इसको फिर ज्वाइन करता है। सो इस तरीके से मैचिंग करवाना, ये सब करना, तो ये सब क्या है, रिटर्न भी हो सकता है। ऐसे टाइप पे पहले शुरू शुरू में याद होगा आपको, बच्चों को ऐसे याद रटवा देते थे, गाय हमारी माता है, इसकी 4 टांगे होती हैं, ये दूध देती है। सो ऐसे टाइप में भी सपोर्ट करता है ये सिस्टम। तो ये सारे सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब कि हम लोग कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों को मेमोरी लेवल आ गया है कि नहीं, राइट। डेट राइट करना, नेम सीक्वेंस, हाँ जी, तो ये सारी चीजें रट्टे मारे हुए हैं हमने। इवन हम लोग जब इतने बड़े हो जाते हैं तब भी हम रटते हैं कि भाई कौन से वाला ऑथर ने कौन सी स्टोरी दी थी, किस ईयर में दी थी, उसका सीक्वेंस क्या है, रट्टा मार लेते हैं हम। तो उसको कहते हैं मेमोरी लेवल। उसमें क्योंकि हम जो ट्रिक बनाते हैं, रट्टा मारते हैं, उसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता, राइट। एसपीसीएफ का अपना क्या मीनिंग है, उसको समझोगे तो मीनिंग आएगा। तो ये क्रैमिंग कर रहा है। ये मैंने ना कुछ कीवर्ड लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कीवर्ड आते हैं तो वो मेमोरी लेवल के हुए। फैक्ट याद करना, इसको देख लो ये क्या कर रहा है, ये फैक्ट याद कर रहा है। अब जो आपका मेमोरी लेवल होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो एक मिनट, आप कह रहे हो यस, हमें भी रट्टा करवाते थे, आप सही कह रहे हो। मैं एक बात करती हूँ, वो क्या है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 16, ये क्या याद कराते थे हमें, हो सकता है टीचर को भी पता ना हो क्या पढ़ा रहे हैं। 2 2 2 4 जा, नहीं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये जा क्या है ये, असलियत में ये तो मेमोरी लेवल थी क्योंकि हमने रट्टा मान लिया। या फिर वो टीचर हो सकता है उसको पता और वो जल्दी जल्दी बोलता 2 2 इज दा, और हमें सुनाई देता था जा। तो ये मेमोरी लेवल ही है। मेमोरी लेवल में हमें रट लिया, बस हमें खुद को नहीं पता इसका मतलब क्या है। होना क्या चाहिए था, 2 into 2 is the, राइट। तो जब ये पहले मेमोरी लेवल में रट्टा मारा था, वो जा करके है, जा जा जो भी बोलते हो आप, अब वो समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। तो वो चीजें क्लैरिफाई होती है कि अच्छा ये तो ये है। ये मेमोरी थी। तो मेमोरी क्या है, अच्छा चलो वो आगे करेंगे, अभी तो हमारा मेमोरी ही चल रहा है। मेमोरी लेवल में क्या हुआ, इसका मेन फोकस क्या है, कोई भी थ्योरी वगैरह लिखी जाती है ना, ये सब थ्योरी प्रॉपर रिसर्च के थ्रू, पीएचडी के थ्रू लिखी गई है, पब्लिश हुई है, ठीक है। जो रिसर्च पेपर वगैरह लिखे जाते हैं उसका एक तरीका होता है सीक्वेंस, कि आपको बताना होता है कि इसका सपोर्ट सिस्टम क्या होगा। थ्योरी जब हम देते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होंगे, वो कैसे काम करेगी, तो इस वजह से ऐसे की हुई है। तो उसका मेन फोकस, स्टेप्स में भी फोकस क्या है, क्रैमिंग, रट्टा मारना। कैसे, ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट, दिमाग की ट्रेनिंग दे देना, नॉलेज फैक्ट प्रोवाइड करना, लर्निंग फैक्ट को रिटेन करना, रिकॉलिंग द लर्नर फैक्ट, लर्न फैक्ट, जो भी आपने सीख लिया उसको रिवाइज करना, रिकॉल करना। हर बैठ के फिर उसमें ना स्टेप्स बताए कि आप मेमोरी लेवल की रीचिंग कैसे दोगे। सबसे पहले तो क्लास को करने के लिए पहले प्रिपेयर करना होगा ना, ठीक है, प्रिपरेशन। फिर आपको ऑब्जेक्टिव या एम बनाने हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं। फिर क्लास में आके प्रेजेंटेशन देंगे और एसोसिएट करेंगे, लिंक करेंगे, रिलेशनशिप टॉपिक्स को कंपैरिजन करेंगे, एग्जांपल देंगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए यहाँ पर भी। जनरलाइजेशन, फिर आप जनरलाइज कर लो कि अब ये टॉपिक है जी, अब पढ़ लो, ये इसका मतलब है। और रियल लाइफ में फिर आप अप्लाई कैसे करते हो इसको, न्यू लर्नड नॉलेज इज यूज इन द न्यू सिचुएशन, फिर उसको नई नई सिचुएशन में अप्लाई करते हो। तो मैंने क्या किया, इसका याद किया ट्रिक, पापा गैस, ठीक है। पापा यानी कि प्रिपरेशन, एम, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, लिंक करना, जनरलाइजेशन, उसको अप्लाई करना। एज फॉर सोशल सिस्टम में कौन है, स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है, स्टूडेंट टीचर हो गए। सपोर्ट सिस्टम में इसको कैसे टेस्ट किया जाएगा, ओरल, रिटन, ऐसे टाइप टेस्ट से टेस्ट किया जा सकता है। तो भाई याद करना जरूरी है, जैसे मर्जी हो। तो खैर ये क्या है, मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल है, ड्रिल कर दिया उसके दिमाग में, इंजेक्शन लगा दिया जबरदस्ती, ठीक है। आपने ये देखा है बच्चों को, आप कहोगे कि वेयर इज आईज, नोज,
अच्छा, एक बार उसको अगर आपने सिखा दिया कि फैन कहाँ पे है, तो वो कहेगा ये रहा फैन, है ना, आपने सिखा दिया। अब आप चाहे उसको ग्राउंड में ले जाओ, चाहे घर पे पूछ लो, कि वो छोटा बच्चा है, 0 to 2 years का स्टूडेंट, चाइल्ड, ठीक है, उससे पूछा है फैन का है, फैन यहाँ है, फैन का फैन है, क्या ग्राउंड में फैन होता है, क्या खुले आसमान के नीचे फैन लगा हुआ है, नहीं, क्योंकि उसको आपने दिमाग में घुसा दिया, भाई जब भी हम पूछेंगे फैन का है तो उन्हें ऐसे एक्शन करना है, वो एक्शन रट्टा मार लिया उसने, उसके दिमाग में हमने ड्रिल कर लिया है, ये अभी मेमोरी लेवल है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप रट्टा देते हो ना कुछ चीजें, वो हर जगह वो सेम रिपीट मार रहा है, चाहे सच्चे में वो चीज वहां हो ना हो, तो उसे मेमोरी लेवल बोलते हैं, ठीक है। हम्म। सो अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं फाइनली। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, मेमोरी लेवल जरूरी है, पिछला लेवल इज रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो मेमोरी लेवल टीचिंग प्री रिक्विजिट है अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, क्योंकि पहले उसने याद किया फैन कहाँ है, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा, अबे यार बेवकूफ बनाते थे मेरे को, फैन तो ये होता है। ठीक है, खैर, फिर उसको समझ में आएगा। तो मास्टरी ऑफ द कंटेंट इसका मेन फोकस होगा कि कंटेंट को कैसे वो सीख जाए। अंडरस्टैंडिंग में जनरलाइजेशन करते हो आप, प्रिंसिपल्स फैक्ट को अंडरस्टैंड करते हो, वहां पे फैक्ट याद किए थे, यहाँ पे उनको समझते हो, ठीक है, उसको कॉम्प्रीहेंड मतलब मीनिंग निकालते हो, रिकोरिलेट रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, डिफरेंट कंसेप्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो एग्जांपल्स के थ्रू, तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है। सो रिसाइटेशंस, ओरल टेस्ट, ऑर्गेनाइज ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो आपको करनी होती है, ठीक है, तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे आप परफेक्ट एग्जांपल देते हो, हाँ, तो जो हमने वहां पर जैसे पीछे कुछ एग्जांपल दिया था ना ऐसा, हाँ, टू इज द, तो जब समझ में आया कि ये रट्टा नहीं है भाई, ये कोई टर्म नहीं है, एक्चुअली वो टर्म है इज द, ठीक है, तो दिमाग की बत्ती चली, अच्छा अब तक बेवकूफी बना रहे थे हमें। इसका मतलब तो ये होता है, समझ आ गया, मेमोरी लेवल क्या उसको समझ आ गया। तो किसने दिया है मेमोरी लेवल, मॉरिसन ने दिया, ये सॉरी ये कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने, मेमोरी हर्बर्ट ने दिया था। अच्छा, फिर इसके अंदर भी आपका स्टेप्स है ना, एक्सप्लोर, पहले एज अ टीचर मुझे यही देखना होगा कि स्टूडेंट्स किस लेवल के मेरे पास आए हैं, उनके प्रायर नॉलेज क्या है, प्रीवियस नॉलेज क्या है, ठीक है, नॉलेज, एनालाइज द कंटेंट, कि कंटेंट को वो कैसे एनालाइज करेंगे, देन प्रेजेंटेशन, फिर हम क्लास में आके तो पढ़ाने लगी गए, उसके हिसाब से कंटेंट जो तैयार किया उसको प्रेजेंट कर दिया। एसिमिलेशन, जनरलाइजेशन, इंडिविजुअल एक्टिविटीज हो गई, लेबोरेटरी में आपको एसिमुलेट कराया, मतलब जो आपने सीखा वो आप एक्चुअली करके दिखा रहे हो, ठीक है, जैसे कि अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसके ऊपर मैंने एमसीक्यू दे दिए, तो ये क्या होता है, टेस्ट ऑफ द कंटेंट, ये सब एसिमुलेशन है, जो हमने सिखाया वो आप करके दिखा पा रहे हो, एसिमुलेट हो रहा है। उन चीजों को आप ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, कि कैसे बीच बीच में रिवाइज कराना है। फिर रिसाइटेशन, दोबारा से रिवाइज करना, तो कंटेंट को ओरली आप प्रेजेंट कर पाते हो। तो इसका हमने बनाया था ई पावर, क्योंकि पावर ना प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट करके एक्शन रिसर्च का भी स्टेप्स है, एक्शन रिसर्च का प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, पावर वहां तो पढ़ ही नहीं होते, यहाँ पे भी आ गया सेम, और आगे ई लग गया, एक्सप्लोर, यहाँ पे इधर इसका क्या हो गया, एक्सप्लोर, प्रेजेंटेशन देना, एसिमुलेट करना, ऑर्गेनाइज करना, मतलब सीक्वेंस में लगाना, एंड रिसाइटेशन, दोबारा से पढ़ना, रिवाइज करना, ठीक है। इसमें टीचर कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव रहते हैं, ये इसका मेन सोशल सिस्टम है, सोशल मतलब इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम में कैसे पेपर ले, अब आपका आप ओरल टेस्ट ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, पिछले वाले सारे टेस्ट ले सकते हो, और उसके साथ साथ अब ना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट भी ले सकते हो, ओरल, रिटर्न, रिटर्न भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी टेस्ट आपको पीछे बताए थे वो सारे होंगे। और उसके साथ साथ अब ट्विस्टेड क्वेश्चन हो गए, लॉजिक लगा के आंसर देने वाले, मीनिंग निकाल लगा के आंसर देने वाले, वो वाले क्वेश्चन हो गए। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें ए एंड बी एंड ऑल ऑफ द वेब ऑप्शन आ रहा था, ठीक है, तो उस वो कैसा था, लॉजिक लगा के करने वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला, समझ के करने वाला, राइट, तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं। तो मॉरिसन क्या कहता है, ये आदान प्रदान है, टीचर से स्टूडेंट, स्टूडेंट से टीचर में,
नॉलेज एक्सचेंज हो रही है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या होता है, समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, कंपेयर करना, रिलेशन मेंटेन करना, या फिर डिफरेंस भी बता पाना। कंपैरिजन, रिलेशन, डिफरेंस, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो वो अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अच्छा है ये भी। हाँ जी। और भाई क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? ताइबा, काजल, गरिमा, कुसुम, अरुण, हिमांगी, उर्वी, कैसा चल रहा है? तो अभी हमने बेसिक्स कवर किए, फिर उसके बाद अभी हम लेवल ऑफ टीचिंग पे आए हैं और 3 कर लिए, ऑटोनॉमस, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, चलो, ये था मेटाकॉग्निशन, देखना कि कितना एक्टिव है। ठीक है, अपने आप को मेटाकॉग्निशन करना, नहीं तो मैं ऐसे ही ऐसे ऐसे पढ़ाती हूँ, ऐसे हो जाते हैं थोड़ी देर में। बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, गुड। यस मैम, बढ़िया। सो गाइस, ऐसा बीच बीच में अपने आप को रिफ्रेश करते रहा करो, मेटाकॉग्निशन के लिए करो, 1 2 3 कर दिया करो। ठीक है, उससे लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। चलो कोई नहीं उठा नहीं होगा आज। प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग, क्लासरूम इन्वायरमेंट इज ओपन सफिशिएंटली। इसमें क्या होता है, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो ओपन होता है सफिशिएंटली रिफ्लेक्टिव के अंदर। मॉडल ऑफ इफेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएशन एंड सॉल्विंग बोथ, प्रॉब्लम बना भी रहे हो, उसको सॉल्व भी कर रहे हो। सो गाइस, हंट डेवलप्ड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो हंट ने क्या किया, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग डेवलप किया था। अब इसके कुछ कीवर्ड है, ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है। ठीक है, इसमें आप स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हो कि वो एक्टिविटीज करें, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करें। तो जो हमने सीख लिया है उसको एक्चुअली आप अप्लाई कर रहे होते हो, उसको कहते हैं रिफ्लेक्ट करना, अप्लाई करना। इसमें 2 स्टेजेस में मैंने अभी बोला, जैसे प्रॉब्लम रेजिंग या एक्सप्लोरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। या तो खुद ही प्रॉब्लम बना रहे हो या ढूंढ रहे हो कि प्रॉब्लम कहाँ है, अब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हो। ठीक है, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी सपोर्ट करता है टीचिंग एंड लर्निंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये क्या करता है, टीचिंग और लर्निंग को रिफ्लेक्टिव लेवल पे सपोर्ट करता है। यहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन? कॉग्निशन मतलब है नॉलेज लेना। ठीक है, ज्ञान लेना, जो अभी आप कॉग्निशन कर रहे हो, समझ रहे हो, जो मैं समझा रही हूँ। व्हाट इज फील्ड? फील्ड का मतलब है रियल लाइफ में अप्लाई कर पाना। फील्ड मतलब जिस फील्ड में आपको काम करना होगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में फील्ड उसकी असली, जहाँ पे इंजीनियरिंग अप्लाई होती है वो उसकी फील्ड है। डॉक्टर बन रहा है तो जहाँ पेशेंट है वो उसकी फील्ड है, राइट? तो वो चीज है कि एक्चुअली ये टर्म ऐसी है कि कॉग्निशन से फील्ड में जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल पे जा रही है, ये एक टर्म। ठीक है, सो एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। क्योंकि एक क्वेश्चन और आया था थोड़े दिन पहले, आई थिंक कोई एमएस सेट का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था। पहला क्वेश्चन ही था कि रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है। ऑप्शन में से ऑल ऑफ अबव दिया था, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो गाइस, उसमें ऑल ऑफ अबव आंसर था। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिव में आपका मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्लूड होता है। ठीक है, सो यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि पजल सॉल्व कर रहे हैं हम, तो उसमें जो भी हमने सीखा है, जो हमें खुद को समझ में आता है, अपना दिमाग सब कुछ लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये किसने दी है? एक्चुअली मुझे पता है और आपको भी अब पता चल चुका है कि हर्बैट तो मेमोरी लेवल के थे, बट उन्होंने ये कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी दी थी जो एक्चुअली रिफ्लेक्टिव में आ रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर्बैट ने पूरा रिफ्लेक्टिव दिया है, उसने एक टर्म दी है जो मेमोरी से होते हुए रिफ्लेक्टिव तक जा रही है, तीनों चीजें कवर कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग प्रिपेयर प्रेजेंटेशन करते हैं। बताओ, प्रिपेयर, इसके अंदर ये स्टेप्स हैं। यस, प्रिपेयर और प्रेजेंटेशन किसका पार्ट है? मेमोरी लेवल का। कंपैरिजन एंड जनरलाइजेशन किसका काम था? अंडरस्टैंडिंग लेवल का। और अप्लाई करना रिफ्लेक्टिव लेवल का, राइट? तो ये तीनों लेवल आ गए ना, इनसाइड आउट इन द क्लासरूम। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में ऐसे हम डील कर सकते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो ये कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी है, कॉग्निशन से लेकर फील्ड में जा रहा हूँ, समझे? तो ये आपका है 5 स्टेप्स, हर बैट ने जो दिए हैं वो इस थ्योरी के अंदर आ रहे हैं।
इसका फोकस है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, इंडिपेंडेंट मतलब अपने आप, ओरिजिनल थिंकिंग। मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पे ये कि इज देयर एनी रोल ऑफ टीचर? यस और नो? टीचर का रोल है कि कोई जरूरत नहीं है? है, आप सही कह रहे हो, यस। ठीक है, क्योंकि टीचर यहाँ पर एज अ सपोर्ट सिस्टम एक्ट करता है, सपोर्टिव रोल है। ठीक है, कैसा रोल है? सपोर्ट करना। ऐसा नहीं क्यों नहीं है? टीचर का रोल एक ही जगह नहीं था परनीत, वो था आपका ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में नहीं था। यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं। आप कह रहे हो कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, सही बात है। क्या उसमें रिफ्लेक्टिव है? ठीक है, उसमें सर्जरी करनी होती है, किसी को दवाइयाँ लिख के देनी होती है, कोई पैदाइशी रिफ्लेक्टिव बना पड़ा है नहीं ना। तो वहां पर डॉक्टरों के भी तो टीचर होते हैं जो उनको टीच करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, और फिर वो एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं। लॉयर भी सीखता है, जितने भी एक्टिविटी बेस्ड थिंग है। अब एक डेंटिस्ट है, उसके लिए क्या टीचर को रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि वो तो रिफ्लेक्टिव काम है, अभी आपने बोला रिफ्लेक्टिव। जैसे कि डेंटिस्ट ने तो एक्चुअली दांत तोड़ना है, निकालना है, रूट कैनाल करनी है, जो भी काम होते हैं उनके, राइट। लेकिन उनके भी तो टीचर होते हैं जो पहले उनको सिखाते हैं कि ये काम कैसे होता है। ऐसा नहीं हथौड़ा लेके शुरू हो जाओ। एक रियल में एक केस हुआ था, एक मतलब विलेज टाइप कोई एरिया होगा, वहां पे एक पर्सन गया था, मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ, असली वाले सुई धागे बिना सुनकर एक बंदे के दिमाग में सुई धागा चला रहा है, बताओ। और वो सुई से सेप्टिक भी हो सकता है। तो लोग कुछ भी करते हैं क्योंकि वो बिना टीचर का डॉक्टर था, असलियत में उसे सीखा नहीं हुआ कुछ। ये हाल हो जाएगा फिर। तो रिफ्लेक्टिव ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। चलो इधर देखते हैं, क्रिएटिंग प्रॉब्लम सिचुएशन। पहले ये समझो कि प्रॉब्लम सिचुएशन है क्या। फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, ये रिसर्च के स्टेप्स की तरह चल रहा है कि हाइपोथेसिस बनाओ, वेरीफाई करो कि ये हाइपोथेसिस वर्केबल है कि नहीं, उसको वेरीफाई करो, फिर डेटा कलेक्ट करो और उसको टेस्ट करो। हो गया। ये रिसर्च के स्टेप की तरह चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली इसमें आपको प्रैक्टिकली कुछ करना है। इसलिए प्रॉब्लम समझी, हाइपोथेसिस क्रिएट किया, वेरीफाई किया हाइपोथेसिस को, डेटा कलेक्ट किया और हाइपोथेसिस टेस्ट हो गया। हाँ, वो झाड़ पूछ वाले जो डॉक्टर होते हैं, भाई ये ऐसा झाड़ा करके इसका बीमारी चली जाएगी है। तो रिफ्लेक्टिव में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग मेमोरी दोनों लेवल है, मेमोरी लेवल भी है। प्रॉब्लम सेंटर्ड है, प्रॉब्लम क्रिएशन या प्रॉब्लम ढूंढो, आइडेंटिफाई और उसको फिर सॉल्व करो। ठीक है जी, झोला छाप वाले सो टीचिंग कैसे होती है? टीचर स्टूडेंट, ये तो सब पता ही है। मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ, थ्रू विच यू आर डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है स्टूडेंट। एंड इसमें इंटरवीनिंग बीच में आने वाले बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, जिससे टीचिंग अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। ठीक है, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स। एड्स का मतलब होता है विच हेल्प टू द टीचर। ये टीचिंग एड है मेरा, ये जो पेन है। मोटिवेशनल टेक्निक्स, ये सारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ तक बताओ कि अमूर पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट? हम डॉक्टर टीचर बनोगे, वही डॉक्टर बन गया, चलो वही इलाज करो है, पीएचडी वाला डॉक्टर बनो। लेकिन मैं तो, चलो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, मैंने ये एक्चुअली बताए थे यहाँ पर। टीचिंग कॉजेज लर्निंग, टीचिंग के थ्रू लर्निंग होनी जरूरी है, बट इट डजेंट मीन कि लर्निंग, हम लर्निंग अगर हुई है तो उसमें टीचिंग ही है, क्योंकि वो सेल्फ लर्निंग भी हो सकती थी। सो एजुकेशन क्या है? जिसमें हम नॉलेज स्किल्स सीखते हैं, जो हमें, हम एक तरीके से वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यस yes, एक जनरेशन दूसरी पीढ़ी को पढ़ा रही है, नॉलेज दे रही है। अच्छा, लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना कि जरूरी नहीं कि लर्निंग है तो टीचिंग हो ही, क्योंकि देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑटो डिडक्टिज्म। और ऑटो शब्द का मतलब है सेल्फ। ठीक है, अपने आप भी सीख सकता है वो, और विद द हेल्प ऑफ टीचर भी सीख सकता है, टीचिंग से भी सीख सकता है। ठीक है, ऑटो मतलब अपने आप। एक कंटिन्यूम और आ चुका है,
Teaching continuum can be break down into 4 basic elements. Teaching, change in the behavior, change in belief or knowledge. हम 20 ईयर के जनरेशन दूसरे जनरेशन को टीच कर रहे हैं. अच्छा, छोटे बच्चों को टीच कर रहे हो आप एक तरीके से, ठीक है. अब ये मैं बोला मेरे और आप में 20 साल का डिफरेंस है. इतना भी नहीं है. चलो, सो चेंज इन द बिहेवियर कंटिन्यू मतलब समझा गया था कि एक छोटे लेवल से हायर लेवल पर तक जा सकते हैं, उसके बीच में भी काफी कुछ होता है, तो उसे बोलते हैं एक कंटिन्यूम है. फ्रॉम बेसिक नोट टू अनदर, इनको नोट्स बोलते हैं. नोट्स का मतलब होता है सिरा. ये रस्सी है, रोप है, तो वन नोट टू अनदर नोट इज कंटिन्यूम. यस. सो टीचिंग में चेंज इन द बिहेवियर, इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, आदतों में चेंज करना. कैसे? कंडीशनिंग करके. कंडीशनिंग क्या होता है? पैवलोव वाला एग्जांपल आपको पता है. इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपनेंट कंडीशनिंग हो सकती है. स्टिमुलस रिस्पॉन्स का खेल है सारा. एज इज जस्ट नंबर. देखो, कंडीशनिंग जैसे एग्जांपल के लिए एक पैवलोव एक पर्सन का नाम है, ठीक है, और उसका है स्टिमुलस, कि मैंने आपको स्टिमुलस दिया मतलब पुश किया, इसका मतलब होता है पुश करना, और आपने उसका रिस्पॉन्स किया. ये वो डॉग वाला एग्जांपल है इसमें, कि एक डॉग, अभी इसमें मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आगे पूरा विजुअल्स के साथ भी आएगा. अच्छा, पता है, डॉग फूड देख मतलब सूंघते ही, स्मेल करते ही उसकी तरफ आता है. फिर धीरे धीरे उसने उसके साथ बेल बजानी शुरू कर दी, ठीक है. तो अब वो बेल को लिसन करना शुरू कर दिया. लिसन. मुझे एक बात बताओ, नाक होता है नोज, जिससे हम स्मेल करते हैं. यहाँ पे वो नोज यूज क्या करता था, यहाँ पे उसने अपने कान यूज करने शुरू कर दिए हैं. इतना बड़ा चेंज हो गया. तो ये है किसी पर्सन की कंडीशनिंग कर देना. कंडीशन, बिहेवियर, आदत को ही पूरा चेंज कर देना. सो इसे बोलते हैं. अभी तो बिल्कुल ही टीचर सेंटर है ना. स्टूडेंट को क्या पता है कि भाई अब मेरे को बेल के आवाज पे आते रहना चाहे तो उसको बेवकूफ बनाओ. बेवकूफ बना रहे हो, बेचारे डॉग को ललचा रहे हो, बिना खाने के भी बेल बजा दी, उसके अंदर इतना स्टारवेशन आ गया कि भाई उसको खाना खाना. सो ये समझ में आई. दिस इज कंडीशनिंग. हाँ जी, ये हम छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ऐसे रिस्पॉन्स स्टिमुलस भी हो सकता है. ऑपरेंट कंडीशनिंग जो बी एफ स्किनर ने दी है, वो चीजें आगे आएंगी. नेक्स्ट इज चेंज इन बिहेवियर. बिहेवियर्स में हम चेंज थोड़ा सा लर्नर की तरफ आते हुए ट्रेनिंग कर सकते हैं, कि कोई भी काम को करने की ट्रेनिंग देना, कि भाई मोबाइल को, फोन को ओपन कैसे करते हैं, इसका लॉक कैसे खोलते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं. अपने पेरेंट्स को आपने सिखाया होगा, बड़े बुजुर्गों को सिखाया होगा, तो यानी कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो. अब आपने कभी नोटिस किया कि आप अपने घर पे पेरेंट्स को या बड़े बुजुर्गों को अगर फोन चलाना सिखाओ, पेमेंट करना सिखाओ, वो उसके बाद भी बड़ी ध्यान से वही वाला बटन वहां जा जाके दबाएंगे, कोई गलत बटन नहीं दबाएंगे. इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है. या कोई दूसरा बटन दबाने से पहले डरेंगे, पूछेंगे 100 बार, तो हमसे बार बार पूछेंगे. ऐसा हुआ है? क्या लगता है आपको, टीचर सेंटर है स्टूडेंट सेंटर है? टीचर सेंटर ही है. अपना दिमाग कहाँ लगाया उन्होंने, जो जो स्टेप आपने बता दिए वही वो कर रहे हैं, राइट. तो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं टीचर सेंटर होती है. उसके अलावा वो एक कोई और चीज करते समय डरेंगे कि भाई कहीं और ही गलती ना हो जाए. अच्छा, चेंज इन बिलीफ और नॉलेज. चेंज इन बिलीफ और नॉलेज मतलब कि किसी के विश्वास को अगर आपने चेंज करना है, बिलीफ को. हाँ, धीरे धीरे जब आ जाएगी चीज, फिर तो वो अंडरस्टैंडिंग में चली ही जाएगी. बिल्कुल. शुरू शुरू में दिक्कत होती है ना, तो वो मैं ट्रेनिंग का, जब किसी ने पहली बार सिखाया होगा या आपने कुछ फर्स्ट टाइम कोई चीज सीखी होगी, तो उसको तब ट्रेनिंग कहते हैं. उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कम होता है, जो टीचर होता है वो ज्यादा सिखा रहा होता है, ठीक है. हाँ, अभी आ जाएंगे. चेंज इन बिलीफ, अगर स्टूडेंट के विश्वास, ठीक है, विश्वास में चेंजेस करना है, यानी कि बिलीफ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडोक्ट्रिनेशन. मैं देखती हूँ जरा आगे कौन सी स्लाइड आ रही है, एक सेकेंड. हाँ, तो ये रहा इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है, अभी आ जाएगा. एक मिनट थोड़ी से सुन लो.
और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब हम स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देने के स्टेप्स बता रहे कि ये काम ऐसे ऐसे करो। तो एक्चुअली ये चारों के चारों टीचर सेंटर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टीचर से थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको कंटिन्यू का है वैसे ओवरऑल टीचर सेंटर ही है, अभी इसमें स्टूडेंट इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ है, समझे। आइए आगे समझाते हैं। लर्निंग मतलब जिससे हम सीख रहे हैं, जो भी हम लर्निंग वर्ड का मतलब क्या है कि ऐसे ही परमानेंट चेंज हो जाना दिमाग में कि भाई मुझे लर्निंग हो गई है, मैंने सीख लिया, ठीक है, जैसे कार लर्निंग, ड्राइविंग लर्निंग, लर्निंग हो गई। डिस्कशन, प्रैक्टिस सेशन, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेस, टीम प्रोजेक्ट्स, इन सब से आपकी लर्निंग इंप्रूव होती है। सीख लिया, ये जो एक्चुअली लास्ट वाला है वो वाला इंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है, जो लास्ट में था। टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेकिन अभी ये वैसे टीचर सेंटर है क्योंकि इतने ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती इसमें। मान लो मैंने आपको कहा कि भाई आज वैसे मैं बता ही रही हूँ आपको कि आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्लास किया है ना, तो अब आप क्या करना, मुझे पता है कि अगर आप एमसीक्यूज करोगे, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज दोगे या फिर एमसीक्यूज करोगे तो आगे वाले टॉपिक भी आएंगे। तो अब ये मत सोचना कि है ये क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व हो ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो आगे टॉपिक आएगा, पहले क्लास में क्या हो गया। बट इस टाइम पीरियड में आप थोड़े बहुत रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन अगर आगे का आ रहा है तो कुछ तो दिमाग में जा ही रहा है ना, ठीक है। तो या तो रात को 9 बजे वाली क्लासेस में मैं भी आपको करवाना शुरू कर दूंगी। तो ये डिलीवरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर, मैंने आपको बोला कि आप इसकी रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, एमसीक्यूज जनरली ऐसा होना चाहिए कि जो यूनिट चल रहा है उसके एमसीक्यूज साथ साथ आपने लगाने शुरू कर दिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। सो डज नॉट इन्वॉल्व इंटरेक्शन, इसमें इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। मैंने जब बोला कि आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, मैंने चाय बनाना सिखा दिया कि ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो है तो मेनली टीचर सेंटर, क्योंकि मैंने सिखाया ऐसे ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, ठीक है। आप जब उसमें और एक्सपेरिमेंट करना चालू करोगे तो वो होगा आपका अंडरस्टैंडिंग वगैरह। दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस देना। अब मैं आपको इंडोक्ट्रिनेशन समझाती हूँ। इंडोक्ट्रिनेशन इज अ प्रोसेस बिलीफ में चेंज कर देना, विश्वास जिसमें आप करते हो उसमें चेंज कर देना। अब कई बार होता है कि दो पर्सन है आप और एक दूसरे के साथ उनकी शादी हो रही है या हो गई है, तो अब उन्होंने अपना धर्म या अपने बेसिक कल्चर एक दूसरे की वजह से चेंज कर लिया है। इस बिलीफ, वो किस गॉड को मानते हैं, क्या करते हैं, इसको भी इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब किसी के दिमाग में कई नई चीज सेट कर देना। अब आपको किसी ने बोला होगा, आपकी आदत होगी किसी किसी की कि भाई सुबह आराम से उठेंगे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे हैं। स्पेशली जब हम कॉलेज जाना शुरू करते हैं, कोई स्कूल जाने का टाइम फिक्स नहीं होता है, तो या घर पे छोटे बच्चे ना हो कि उन्होंने स्कूल के लिए तैयार होना है, तो आदत बिगड़ चुकी होती है। अब मैं आपको कह रही हूँ सुबह 6 से 8 बजे क्लास लेनी है, मैं खुद अब 5 बजे उठना शुरू कर दिया है, ठीक है, तभी तो पूरा रेडी होके आई हूँ परफेक्ट। तो क्या हुआ कि क्लास लेने के लिए आप चाहे 6 बजे उठ रहे हो, चाहे 5 बजे, 5:30 बजे, जो भी है वो आपका अलग मैटर है, लेकिन आप एटलीस्ट सुबह 6 बजे एक्टिव हो। तो ये आपके बिलीफ सिस्टम में चेंज हो चुका है, ठीक है, यस। आपके विश्वास में अपडेशन हो चुकी है। अगर आप पहले से ऐसे थे तो फिर तो सेम ही बात है। ओके, सो इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या है, इंस्टिल अ स्पेसिफिक सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रिवेंट क्वेश्चनिंग। अब अगली बार कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे टेररिस्ट इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, वो नेगेटिव है, वो मतलब जो बच्चा है उसको सिखा देते हैं, उसके अंदर घुसा देते हैं कि भाई ये सारे हमारे दुश्मन है, हमें इनके साथ लड़ाई करनी है, ये ठीक है। तो वो ऐसी चीजें ना उनको सिखा देते हैं, तो वो भी नेगेटिव वाला है वो, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन तो बड़ी टर्म है, बिग, जिसके अंदर ट्रेनिंग बहुत कुछ आता है ना, इंडोक्ट्रिनेशन सब कुछ आता है। टीचिंग तो बहुत बड़ा टर्म है। इसका मतलब है कि क्रिटिकल थिंकिंग, ओपन इंक्वायरी, इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी, फ्रीडम देना। बट इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, स्पेसिफिक सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रिवेंट क्वेश्चनिंग। मतलब इस हद तक किसी के दिमाग में चेंजेस कर दो, बिलीफ सिस्टम में चेंज कर दो कि वो प्रश्न भी नहीं पूछेगा इस बारे में, ठीक है, ब्रेन वॉश कर देना। हाँ, वो क्वेश्चनिंग ही नहीं करेगा कि ऐसा क्यों। एजुकेशन एनकरेज करता है डिबेट, जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंडोक्ट्रिनेशन वन साइडेड ही होता है, ये डिस्कशन वगैरह रिपीटेशन नहीं करता। कंटेंट एम टू प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव नॉलेज, बट इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, आइडियोलॉजिस्ट, डॉक्ट्राइन्स,
मतलब जो व्यू पॉइंट है वो अपने व्यू पॉइंट आपको ऊपर थोपना, ठीक है। मतलब कुछ आइडियोलॉजीज का मतलब ये होता है, आइडियोलॉजी एक फिलोसफिकल टर्म है कि भाई हमें पता है कि ये काम इस तरीके से सही होता है, आपको हमेशा फिर उसी को फॉलो करना है, ठीक है। जो मेथड आपने चूज कर लिया, नाउ यू फॉलो दैट। ये आइडल मेथड है, यही सही तरीका है काम करने का। ये सिखा दिया तो बस अब अगला बंदा क्या ही पूछेगा उसमें। डॉक ठीक है, जैसे किसी को शुरू से आदत होती है कि चम्मच से खाना है, अब किसी के घर में स्पून से खाना सिखाया हुआ है, दूसरा पर्सन है उसको हाथ से खाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आपकी बिलीफ सिस्टम है। कोई नेक्स्ट पर्सन आपको चम्मच से खाने वाले को हाथ से खाना सिखा दे, हैंड से खाने वाले को चम्मच से खाना सिखा दे, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, अपने आप में बिलीफ सिस्टम में चेंज है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली मैं यूएई गई थी, मतलब दुबई गई थी, और वहां पे ना एक हम लोगों ने पैकेज लिया हुआ था जिसमें डिफरेंट कंट्री के लोग हम सब साथ में, डेजर्ट सफारी थी, उसमें एक टेबल होता है, उसमें कोई भी किसी भी कंट्री का पर्सन हो सकता है, हमारे बैच में जो आ गया, ठीक है। तो हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, खाना वाना खाते हैं, सारी एक्टिविटीज शेयर करते हैं। अब हम टेबल पे बैठे थे और उन्होंने, एक पर्सन थे कोरिया के थे, तो उन्होंने अभी खाना आया नहीं था, तो डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे, थॉट्स शेयर कर रहे थे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इन इंडियन पीपल ईट विद हैंड्स। तो मैंने कहा एक्चुअली दे, क्योंकि मेरे को जो लगा था, मेरा बिलीफ सिस्टम एक्चुअली वहां पे चेंज हुआ, क्योंकि मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि हम लोग हाथ से नहीं चम्मच से खा रहे हैं। अगर हम, मैंने कहा इन इंडिया देर आर टू टाइप ऑफ पीपल, लाइक सम ईट राइस विद द स्पून एंड सम ईट विद द हैंड। मुझे तो सिर्फ चावल तक का ही लग रहा था आइडिया, ठीक है। जब खाना आया, देन रोटी हमने हाथ से ऐसे तोड़ी, मतलब जो बुरकिया करते हैं, ठीक है। देन ही सेड यू यू आर ऑल्सो ईटिंग विद योर हैंड। मैंने हाथ से कब खाया, मैं रोटी तोड़ के ऐसा सब्जी डाल रही, मैं ये हाथ से मुझे अब समझ आया, भाई मैंने रोटी को हैंड से टच किया है, ये चावल की बात नहीं कर रहा, ये रोटी की बात कर रहा है। मतलब एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे हैंड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। मेरी आंखें तब खुली डॉक्टर, फिर मैंने अपने आसपास देखा, मैंने उसको देखा वो कैसे खा रहा है। अब वो कोरिया का बंदा है, उन्होंने सच्ची में हाथ से ऐसी कोई चीज तोड़ी नहीं है। साथ में चाइनीज पीपल बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोरिया के पीपल बैठे हुए हैं, वो पता रोटी कैसे खा रहे थे, ऐसा जैसे हम डोसा को कट करते हैं, रोल बनाते हैं, ऐसे करके खा रहे थे, बिकॉज उनके कल्चर में उनको वैसा सिखाया गया है, ठीक है। तो दिस इज बिलीफ सिस्टम। हमें लग रहा है कि हम लोग एक्चुअली हाथ से नहीं खा रहे, लेकिन हम हाथ से ही खा रहे हैं ठीक है, क्योंकि ये हमारे बिलीफ सेट कर दिए गए थे। सो ये चीज है, ये डॉक्ट्राइन्स है, जो भी व्यू पॉइंट्स है, ये हमारा इंडिया का व्यू पॉइंट है, उधर उनका व्यू पॉइंट है। हाँ जी। वो खा वो खाते नहीं सूंघते हैं। उनको खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब वो चपाती को ऐसा तोड़ रहे हैं, रोल कर रहे हैं ऐसे करके, और कांटे से खा रहे हैं, उनको खाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और वो ये कह रहे हैं नाउ आई हैव लर्न टू यूज माई हैंड्स। और मैं कहा ये लर्न किया था रोटी कैसे तोड़ते और कैसे खाते हैं चलिए इधर आते हैं, उसका इंडोक्ट्रिनेशन हो गया हाँ जी, तो वो चीजें क्लियर हो गई जो हमारे पीछे कंटिन्यूम वाली थी। एनी डाउट इन दिस कंटिन्यूम? नहीं, फिर हम लोग एक्चुअली उस बेंच पे और भी बहुत लोग थे, एक और हस्बैंड और वाइफ थे। उन्होंने फिर उनको बोला कि एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो एवरी टाइम कट विद द फॉर्क एंड नाइफ एंड रोल द चपाती, बिकॉज चपाती इज हार्ड इन टेक्सचर। एक्चुअली रोटी जो होती है वो टेक्सचर में हार्ड होती है, ये डोसे की तरह नहीं है कि ऐसा इजीली कट जाए और हम उसको ऐसे कट खा ले। तो फिर समझाया कि दैट इज वाई वी यूज अवर हैंड टू उसको तोड़ने के लिए हम हैंड वैंड यूज करते हैं। तो फिर वो चीज हमने फिर आपस में, क्योंकि अब बातें चले थे तो डिस्कशन तो होएगी फिर, ठीक है। अच्छा चलो, वो रबड़ की तरह मुश्किल हो जाएगा उसको खोलना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है जो अभी हमने समझा कि कंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स का प्रोसेस है, ट्रेनिंग, आपको कोई चीज बार बार ट्रेनिंग दे देना कि कैसे काम होगा। अच्छा इसमें एक और, हाँ जी, हाउ टू वर्क मोटिवेशनल टेक्निक एज इंटरविनिंग वेरिएबल।
देखो, अगर मैं इस चीज को समझूं कि यहाँ पर कोई तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके बेसिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सो मैं अगर टीचिंग स्टाइल, टीचिंग को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बता रही हूँ कि मैं यहाँ से आपका कॉज हो रहा है, ठीक है, इससे इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, किस पे? आपके स्टूडेंट्स के रिजल्ट पे। तो इसके बीच में आने वाली काफी सारी चीजें, ये इंटरवीनिंग है। अगर मोटिवेशन अच्छा है, इफ पॉजिटिव मोटिवेशन, एक अच्छी टीचिंग स्टाइल से स्टूडेंट को और मोटिवेशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको टीच किया, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि हाँ जी समझ आया, आपको कैसा लग रहा है? आपने मुझे ओवरवेलमिंगली बोला कि मैम मुझे, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है क्लास में। तो उससे आपको अपने आप ही एनकरेजमेंट मिला है, मोटिवेशन मिला है, और इस मोटिवेशन की वजह से आपका रिजल्ट और अच्छा आएगा और बेटर होगा। जब हम इस पूरे स्टडी को एज अ कॉज एंड इफेक्ट मोड में चलते हैं और इसकी वजह से फिर ये भी और बढ़ रहा है, देन इट इज मीडिएटर, इंटरवीनिंग वेरिएबल जो बीच में टांग अड़ा रहा है। समझ रहे हो? अब वही अगर बैड, अब आप आ भी गए, पैसे भी खर्च लिए कोर्स में, अब वो समझ कुछ नहीं आ रहा है, तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी, नेगेटिव मोटिवेशन हो जाएगा, डीमोटिवेशन हो जाएगा, और वो रिजल्ट और खराब हो जाएगा, राइट? तो हुआ ना इंटरवीनिंग, बीच में टांग अड़ाने वाला। साथ कैसे चल रहा है बता दो। तो सिमिलरली टीचिंग एड्स, मतलब जो भी चीजें मुझे सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म, टीचिंग एड्स, ये सारी चीजें क्या है, इस चीज को और बेटर बना रही है। अब मेरे पास ये लिखने का यंत्र ही नहीं होता तो, हाँ, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा है, उसके साथ साथ मैं सपोर्ट सिस्टम का भी यूज कर रही हूँ, उससे लेसन को और अच्छा मीनिंग मिल गया और रिजल्ट में बेनिफिट हो जाएगा। फिर ये चीजें बीच में इंटरवीन कर रही है, ठीक है। आपने पूछा था, ऐसे वैसे इंटरवीनिंग वेरिएबल में कोई भी हो सकता है, मीडिएटर भी हो सकता है, मॉडरेटर भी हो सकता है, ठीक है। वो तो मीडिएटर मॉडरेटर हम रिसर्च में पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं। मैं ये कही थी, मेरे को एक और एग्जाम्पल याद आया ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग क्या होता है? जैसे चार्ली चैपलिन, एक्चुअली आपको चार्ली चैपलिन मूवी के डायरेक्टर भी थे, ठीक है। तो एक मूवी में उन्होंने ऐसे काम किया था कि भाई एक मशीन है, और डायरेक्टर भी थे और वो एक्टर भी थे, ही वॉज एक्टर ऑल्सो। तो एक जब ना नया नया आया था मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, मशीन वगैरह ये सब, ठीक है। तो अच्छा, बिजली तो आई थी, मशीन वर्क, ये फैक्ट्री सिस्टम कह सकते हैं, फैक्ट्री सिस्टम न्यू न्यू आया था। तो एक कन्वेयर बेल्ट होती थी, कन्वेयर बेल्ट मतलब कि अभी भी होती ना एक बेल्ट सी, जब भी हम कोई मशीन चला रहे हैं एक्चुअली वो एक बेल्ट घूम रही है, ठीक है। तो उसको घुमाने के लिए एक गरारी होती थी यहाँ पर, राउंड राउंड वाली वॉल कहते हैं उसको, पानी के टैप्स के साथ भी लगा होता है। तो उस वॉल को उनको घुमाना होता था और वो बेल्ट चलती थी, घुमाना होता था, वो बेल्ट चलती थी, ठीक है। हाँ, तो फिर गाइस, हाँ जी, जिम ट्रेनर ट्रेनिंग देते थे वो। अब अलग अलग कहानी है बहुत सारी, एक्चुअली उन्होंने मूवी वगैरह भी डायरेक्ट किया, तो उसके सीन्स में ये सब है, ठीक है। तो वो ऐसा यहाँ से घुमा रहे हैं और वो बेल्ट चल रही है, लेकिन ना ये उसकी ट्रेनिंग थी। अब आप एक जॉब पे जाओगे, आपको सिखा दिया आपके बॉस ने कि इसको ऐसे राउंड 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 घुमाना है, और इससे बेल्ट चलती है, और जो भी फैक्ट्री का काम है वो बिजनेस हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि उनको इस चीज की ट्रेनिंग की वजह से आदत हो गई। अब वो कहीं भी जा रहे हैं, बस वो ये घुमा रहे हैं अपना हाथ, क्योंकि आदत हो चुकी है, ठीक है। और एक्चुअली वो मार्केट पे जाते हैं तो घुमाने लग जाते हैं ऐसे करके। तो लोगों ने क्या किया, उनके हाथ में ऐसा डंडा पकड़ाना चालू कर दिया, और अब वो ऐसे जब घुमा रहे हैं तो छोटे बच्चे खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं वगैरह, घुमाना तो इसने है ही हाथ, चलो भाई इसको डंडा पकड़ा देते हैं। तो वो एक कॉमेडी मूवी में बदल गया, वो फिल्म एक तरीके से कॉमेडी वो स्टेप लेती है। तो मेरा इसमें क्या कहना है, मेरा इसमें ये कहना है कि आप बताओ, यहाँ पे एक पर्सन का खुद का इन्वॉल्वमेंट है नहीं ना? दिमाग बिल्कुल वैसा ही चलने लग गया जैसे आप फोन चलाते हो, आपको सोचते भी हो नहीं, फोन उठाया चलाया, आपको पता है कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि इस चीज की हमारे दिमाग को ट्रेनिंग हो चुकी है। आपने कभी दूसरे तरीके से फोन चलाया है? रैंडमली उठाया है? आजकल वो फिंगरप्रिंट हो गया, तो चलो फिंगर से है, आई से खुलता, आई से खोल दिया, क्योंकि हमारे दिमाग की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब उसमें वो नए नए तरीके और ट्राई ही नहीं करते हो, राइट? तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये एक तरीके से टीचर सेंटर अप्रोच है।
5th क्लास में स्टोरी थी एक, ठीक है, बहुत सारी स्टोरी थी, वही तो आ रही है बड़े होके। बस बात ये है कि कुछ को याद रह गई है, कुछ को नहीं, ठीक है। टाइम हो गया, मैं वही देख रही थी कि नया टॉपिक शुरू करें या नहीं, तो काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया है और टाइम भी हो गया है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, डिस्कस करना है, तो आप कर सकते हैं। चलो इसी फुल ऑन मोटिवेशन से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और आप थोड़ा सा जो कोशिश कीजिए, जो जो यूनिट है वो साथ में करते हैं। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई डाउनलोड पीडीएफ नोट्स एंड प्रिंट देम? इफ यू वांट टू प्रिंट, वी हैव ऑलरेडी प्रिंटेड बुक, ठीक है। तो आप का जो पेड कोर्स में क्लासेस में चल रहा है वो मेनली इसके अंदर है, ये कंसेप्ट वाली थ्योरी वाली ही बुक है, तो इसके अंदर आपका हो जाता है, ठीक है। तो बुक वाले टैब में जाके आप ले सकते हो, ये सारी चीजें दे रखी है, और नहीं तो इस नंबर पे भी कॉल करके कर सकते हो। तो हो गई प्रिंट, ठीक है। पीडीएफ में क्या है ना, हजार हजार पेज है, तो फिर कितना करेगा कोई। ओके, थैंक यू। अभी इस वक्त जिस टाइम आप पूछ रहे हो, इसका प्राइस 500 रुपीज है, ठीक है। मैम यूट्यूब पे क्लास 8 बजे होगी, सुबह के 8 बजे? अबे 9 बजे आऊंगी मैं अगली क्लास में, तो फिर यूट्यूब की क्लास होगी बेसिकली रात को 9 बजे, ठीक है। अभी 9 AM होगी पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट की क्लास, न क्लासेस ऐप के अंदर पेड वाली क्लास। इस 1 घंटे में हमें ब्रेकफास्ट वगैरह करने का है, ठीक है। चलो, ओनली वन पेपर 1 की बुक है मैम, हाँ ये ओनली पेपर 1 की बुक है ना, ठीक है। और दूसरी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की है, क्वेश्चन बैंक एमसीक्यूज वाली, ये 2 हैं। हाँ जी, है 9 AM क्लास, नया कोर्स कॉमर्स मैनेजमेंट का भी चालू हो रहा है और लॉन्च तो है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो? हाँ, नेट जेआरएफ सेट, ये सब के लिए है हमारा क्लासेस, ठीक है जी। अपने दोस्तों वगैरह को भी बताओ, क्योंकि जो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक है, सो दैट आज डिस्काउंट का लास्ट डेट है, दे विल ऑल्सो एनकरेज टू टेक। अच्छा, तो आप पूछ रहे हो मुझसे कि 6 सितंबर को पेपर है, क्या करूं? तो आपकी कंटेंट वाले टैब में ही बाहर ही एक पीडीएफ होगी न्यू कोर्स शेड्यूल की, उसमें से देखो जो यूनिट हमारी लाइव की 6 सितंबर से पहले हो जाएंगी, तो आप मेरे साथ साथ कर लीजिए, ठीक है। बाकी की रिकॉर्डेड क्लासेस से कवर कर लीजिए, यूनिट उठा, फोल्डर सारे बने हुए हैं। और आपको जल्दी जल्दी करना है तो उसका क्रैश वाली कर लीजिए, 3 3 4 4 क्लासेस में आपका बाकी यूनिट हो जाएगी, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड को मिला के कवर करेंगे। अब आ गया समझ? हाँ जी, और महाराष्ट्र सेट का पेपर 1 अभी मैंने सॉल्व भी कराया था, आपको पता भी चल गया होगा कि कितना इजीली हो जाता है, तो डोंट वरी, प्रैक्टिस कीजिए और लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों को मैच कर लो, ठीक है, गुड।